हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आज इस नए टॉपिक पे। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं बीएचईएल 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पेपर है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आने वाले रिसेंटली जो भी एग्जाम्स है हमारे काफी सारे एग्जाम्स लगे हुए, तो इन सारे एग्जाम्स में आपके लिए काफी हेल्प करेगा ये पेपर। देखते हैं। इम्पोर्टेंटली मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं इसको दो पार्ट में कराने वाला हूँ। 120 क्वेश्चन है टोटली, जिसमें कि पहले पार्ट पर मैं आपको 60 क्वेश्चन इस वीडियो पर कराऊंगा और सेकंड वीडियो पर आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा सारे क्वेश्चंस का। देखते हैं पहला प्रश्न। हाँ जी, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रोटेटिंग मशीन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्ज। कह रहे कि लाइटनिंग सर्ज से प्रोटेक्शन के लिए, लाइटनिंग सर्ज से प्रोटेक्शन के लिए आपको किस इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए, किन इक्विपमेंट्स का आपको यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइटनिंग सर्ज। देखिए, लाइटनिंग सर्ज से प्रोटेक्शन के लिए आपको चाहिए एक लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, आपको प्रमुखता से क्या चाहिए? लाइटनिंग अरेस्टर, जिसे आप एल ए भी आप कहते हैं। आप इसे क्या बोलते हो? एल ए। ठीक है, इसके साथ में आपको दूसरी क्या चीज चाहिए? तो दूसरा आपको चाहिए होता है एक कैपेसिटर। लाइटनिंग अरेस्टर प्लस अ कैपेसिटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये कह रहा है लाइटनिंग कंडक्टर एंड लाइटनिंग अरेस्टर। रॉन्ग है। लाइटनिंग कंडक्टर एंड कैपेसिटर, भाई साहब अरेस्टर का प्रयोग ही नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा, जो कि कह रहा है कि लाइटनिंग अरेस्टर एंड अ कैपेसिटर यहाँ पर आपको प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द फिनोमिना इन विच इंडक्शन मोटर व्हेन स्टार्टेड ऑन लोड रन्स एट 1/7 ऑफ द रेटेड स्पीड। ठीक है, कितने पर रन कर रही है? 1/7 ऑफ रेटेड स्पीड पर रन कर रहा है। और ध्यान दीजिए कि ये नो लोड पर नहीं ऑपरेट कर रहा है, ये ऑन लोड पर ऑपरेट कर रहा है। अगर ऑन लोड पर आप मोटर स्टार्ट कर रहे हैं और ये रन कर रहा है मात्र 1/7 ऑफ रेटेड स्पीड, तो इसका मतलब ये है कि किस मोटर पर ये प्रॉब्लम होगी? तो यह प्रॉब्लम आपको मुख्यतः होगी स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर पे। ठीक है, स्क्वेरल केज टाइप मोटर पर यह प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों सर? इसका कारण क्या है? इसका कारण है बिकॉज ऑफ लो स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि यहां पर जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वह लो होता है। अब देखिए, ये कह रहा है कि 1/7 ऑफ रेटेड स्पीड पर घूम रहा है। यहां पर इंडक्शन मोटर पर आपकी होती है बेल्ट हार्मोनिक्स। ठीक है, यहां पर कौन सी हार्मोनिक्स हुआ करती है? तो बेल्ट हार्मोनिक्स होती है। और इन बेल्ट हार्मोनिक्स का जो ऑर्डर होता है वह होता है 6n प्लस माइनस वन। 6n प्लस माइनस वन। अब ये जो बेल्ट हार्मोनिक्स रहेंगी वह आपका कैसा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती हैं? तो इट प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सर थर्ड हार्मोनिक्स भी तो होता है। थर्ड हार्मोनिक्स कैन नॉट प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बेल्ट हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करती है ये चीज। अगर आपका मैं प्लस साइन यूज करूं, अगर मैं प्लस साइन यूज करूं, तो यहां पर जो फ्लक्स डायरेक्शन होगा वह कैसा होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फ्लक्स डायरेक्शन कैसा होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स रहेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन पर आपके रोटर को घूमना चाहिए था। और अगर आप माइनस साइन पर बात करें तो फ्लक्स कैसा रहेगा? फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन पर रहेगा। फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन पर रहेगा। ओके जी, एक काम करिए जरा, n इज इक्वल टू वन के लिए आप पता करिए। n इज इक्वल टू वन की वैल्यू आप इधर पर पुट करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? एक तो आ जाएगा सेवेंथ हार्मोनिक्स और एक आ गई आपके पास फिफ्थ हार्मोनिक्स। प्लस माइनस दोनों साइन का यूज करिए। सेवेंथ हार्मोनिक्स में जो स्पीड होगी, जो स्पीड होगी वह कैसी होगी? ns/7 होगी। और फिफ्थ हार्मोनिक्स की जो स्पीड होगी वह ns/5 होगी। फिफ्थ हार्मोनिक्स की स्पीड कैसी होगी बच्चों? तो ये होगी ns/5 की स्पीड से। ध्यान रखेंगे, यह फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड रहेगी और यह रहेगी रिवर्स डायरेक्शन पर लगने वाला फोर्स रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आ गई। आपसे पूछा गया था कि जो 1/7 की स्पीड जो प्राप्त करता है उसको बोलते क्या है? उसे बोलते क्या है? सो दिस इज कॉल्ड द क्रॉलिंग। इसे हम क्या बोलते हैं?
क्रॉलिंग बोलते हैं। कॉगिंग का क्या मतलब है? मैग्नेटिक लॉकिंग। क्या कॉगिंग का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर पोल्स, ये आपका कॉगिंग कहलाएगा। और प्लगिंग किसमें यूज करते हैं? फॉर स्टॉप मोटर। ठीक है, मोटर को रोकने के लिए हम लोग प्लगिंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, for class B amplifier, for class B amplifier, VCC is equal to 30 volt. VCC कितना है? 30 वोल्ट एंड ड्राइविंग अ लोड ऑफ 12 ओम। इसके लोड कितना ले रहा है? 12 ओम का लोड है। कैलकुलेट द ट्रांजिस्टर डिसिपेशन। कैलकुलेट द ट्रांजिस्टर डिसिपेशन। अब अगर आपसे मैं ट्रांजिस्टर डिसिपेशन की सिंपल सी फॉर्मूला बतलाऊं कि यहां पर जो ईच ट्रांजिस्टर होगा, सो पावर डिसिपेशन कितना रहेगा? पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन पर ट्रांजिस्टर। ठीक है, पावर डिसिपेशन पर ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू होता है VL मल्टीप्लाई बाई IL। ठीक है, इसी को अगर आप लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं सॉल्यूशन नहीं इसका दूंगा, मैं सिर्फ पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला दिए दे रहा हूं। So it is equal to VCC square by pi into RL. VCC square into pi RL। ठीक है, नाउ पावर लॉस वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपके पास सारे चीजें दिया गया है, सारा डेटा आपके पास गिवन है। So it is 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू RL कितना है? 12 ओम। एंड द आंसर इज नियर अबाउट 7.60 वाट। फिर आप इसको, क्योंकि 7.60 का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप क्या ले लीजिए? 8 वाट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें? ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास बी एम्पलीफायर पर आपका कितना यहां पर पावर लॉस होने वाला है ट्रांजिस्टर्स पर? तो 8 वाट का पावर लॉस रहेगा। The economical size of conductor depends upon, economical size of conductors किस रूल पर निर्भर करता है? ठीक है, किस रूल के अकॉर्डिंग आप लोग बताते हैं? क्या फैराडेज लॉ है? नहीं सर, ये इस पे ईएमएफ के प्रोडक्शन की बातें होती हैं। ठीक है, फैराडे का लॉ ईएमएफ प्रोडक्शन पर है। बायो सावर्ट्स लॉ भी नहीं यहाँ पर अप्लाई होता। किरचॉफ के नियम आपके सर्किट पे अप्लाई होते हैं। कौन सा करेक्ट है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज केल्विन्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर ये फिगर दिया नहीं था, ये मेरे द्वारा दिया गया फिगर है, कि आप यहां से देख लीजिएगा और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो सर ये कहता क्या है? ये कह रहा था केल्विन्स लॉ इज सेइंग फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल साइज, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर क्या रहता है यहां पर? कि जो एनुअल इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल कॉस्ट है, ये एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर ये कहेगा कि एनुअल इंटरेस्ट एंड, एनुअल इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल कॉस्ट, ऑन कैपिटल cost is equal to annual cost of, annual cost of energy loss, annual cost of energy loss, इसके बराबर अगर आपका हो जाएगा। ठीक है, एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस की अगर आपका बराबर हो जाएगा, तो उस समय आपका जो साइज ऑफ कंडक्टर है वो बराबर हो जाएगा। सर यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करोगे साइज ऑफ? ये देखो कंडक्टर एरिया ओ एक्स के बराबर आपका मैं कर दूंगा। ठीक है, ओ एक्स के बराबर कर दूंगा। ये देखो वाई पर, यहाँ पर एनुअल कंडक्टर कॉस्ट एंड एनुअल एनर्जी लॉस आपका दोनों दे रहा है, ये आपने ऐड कर लिया। सो ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज केल्विन्स लॉ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बच्चों करेक्ट है? तो केल्विन्स लॉ का आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे थे। चलिए जी, in measurement the difference between the true value and indicated value of quality is called। ठीक है, अगर आपके किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर आपको चेक करना है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड
इंडिकेटेड वैल्यू इज कॉल्ड, इसे कौन सी एरर बोलेंगे, यह कौन सी एरर कहलाएगी बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड द अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू मीजरिंग वैल्यू या मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है, माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वन, डायनेमिक एरर सर क्या होती है, डायनेमिक एरर जो आपकी रहेगी, इसे एक तो पहले हम बोलेंगे कि ये क्यों आती है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। डायनेमिक एरर कैसी एरर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इंस्ट्रूमेंटल एरर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंटल एरर। और किस वजह से इंस्ट्रूमेंट पर भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ड्यू टू स्लो रिस्पॉन्स, ड्यू टू स्लो ड्यू टू स्लो रिस्पॉन्स आपका ये एरर आ रही थी, ठीक है। अगली बात, डायनेमिक एरर होती क्या है, तो ये रहता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट और चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द वैल्यू मेजर्ड बाय द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर्ड है, मतलब टाइम का कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाएगा। Next is what is the relative error? So relative error is the ratio of, relative error क्या होती है, ratio of absolute error to true value, ठीक है, इनके मध्य का रेशियो होता है। ग्रॉस एरर किस वजह से आती है, यह ड्यू टू द ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है बच्चों, तो यह है ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से आती है ग्रॉस एरर। ओके, यहां पर आंसर करेक्ट था ऑप्शन नंबर बी। द सर्किट सोन इन द फिगर इज इक्विवेलेंट ऑफ लोड ऑफ, कह रहा है कि यहां पर जो आपको सर्किट दिखाया गया है इसमें एक्चुअली इक्विवेलेंट लोड कितना कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट लोड यहां पर कितना रहेगा, मतलब आपको क्या पता करना है, आरटीएच आपको इनडायरेक्टली पता करना है। यहां पर आपको जो चीज पता करनी है वह थेवेनिन रेजिस्टेंस है एक प्रकार से, क्योंकि यहां पर आपके डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहां पर एक करंट सोर्स में लगाया दे रहा हूं, कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का, ऐसी कोई शर्त नहीं होती, आप किसी भी वैल्यू का ये करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स यहां पर यूज कर सकते थे। यहां पर कंसीडर कर लेते हैं वोल्टेज वी, ठीक है जी। सो अप्लाई करिए यहां पर, अप्लाई नोडल एनालिसिस, ठीक है। यहां पर कौन सा रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, सो नोडल यहां पर हम लोग यूज करेंगे। सो इट इज -1 प्लस वी बाई 4 प्लस वी माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी बात यहां पर गौर करिए, ये 1 एम्पियर यहां दिया है और यहां पर आपको करंट दिखाई गई है i, ठीक है। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा i इज इक्वल टू 1 एम्पियर, i की जगह 1 एम्पियर रखिए यहां पर। तो इट इज -1 प्लस वी बाई 4 प्लस वी बाई 2, 1 रख दिया आपने, -1 इज इक्वल टू 0। तो v इंटू 4 ले लिया यहां पर आपने कॉमन, दिस इज 2 इज इक्वल टू 2। सो v का वैल्यू कितना आ गया, v इज इक्वल टू 8/3 वोल्ट, ठीक है। आपको निकालना था आरटीएच, तो आरटीएच का वैल्यू कितना होगा, दिस इज v डिवाइडेड बाई i एंड फाइनल आंसर इज योर 8/3 ओम। कितना है फाइनल आंसर, 8/3 ओम आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस सर्किट में कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं था, सॉरी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं था, डिपेंडेंट सोर्स तो अवेलेबल है। सो इन दैट सिचुएशन अगर मैं आपसे कहता कि मुझे वीटीएच पता करिए, वीटीएच पता करिए, तो इसकी वैल्यू होगी 0 वोल्ट, ठीक है। वीटीएच यहां पर आपका रहता है हमेशा 0 वोल्ट। एक और चीज, यहां पर आपको पता कैसे चलेगा कि सर 8/3 ये प्रोसीजर कैसे आया, तो एक्चुअली दिस इज द इम्पीडेंस फील बाय द करंट सोर्स। इस करंट सोर्स के द्वारा कितना इम्पीडेंस फील किया गया, कितना इम्पीडेंस आपका फील किया गया, वह चीज आपको प्रदर्शित हो रही है V अपॉन आई के थ्रू यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। When an induction machine is allowed to run above synchronous speed, then characteristics exactly match which of the following option? कह रहे हैं कि अगर इंडक्शन मशीन है, कोई एक इंडक्शन मशीन है जो कि रन कर रही है, इंडक्शन मशीन इज रनिंग, इंडक्शन मशीन इज रनिंग एट विच स्पीड, मोर देन सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा पर रन कर रहा है,
देन कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी बन रही है, इस सिचुएशन पर आपकी बनी हुई कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होगी। तो देखिए, ये आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शो की हुई है, इंडक्शन मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको शो की गई है। इंडक्शन मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर स्पीड आपकी शून्य है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड एन इज इक्वल टू एन एस के बराबर है, और यहाँ पर जो स्पीड है वह ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड है। अब गौर करिए, ये वाला जोन मोटरिंग जोन है, और ये वाला जोन होता है जनरेटर का जोन। ठीक है, ये जनरेटर का जोन है, और इस तरफ आपका जो जोन है दिस इज कॉल्ड द ब्रेकिंग जोन। ठीक है, ये कौन सा है, ब्रेकिंग जोन है आपका। सो स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड अगर होगी तो कौन सा बिहेवियर होगा, द बिहेवियर इज अबाउट इंडक्शन जनरेटर। कैसा बिहेवियर होगा, इंडक्शन जनरेटर की भांति आपका बिहेवियर रहेगा। इंडक्शन मोटर की एक खासियत है, इट कैन नेवर रन एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रन ही नहीं कर सकता है। इंडक्शन जनरेटर, क्योंकि यहां पर आपका वर्ड यूज हुआ है तो इसको बतला देता हूं। इट वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर। ये बच्चों किस पर काम करता है, तो यह हमेशा आपका लीडिंग पावर फैक्टर पर काम किया करता है। बाकी आप इस चित्र को अच्छे से देख लीजिएगा, ये अनस्टेबल जोन है। अगर आपसे स्टेबल जोन कोई पूछता है तो स्लिप इज इक्वल टू 0 से एसएम के बीच का जो आपका जोन है दिस इज कॉल्ड द स्टेबल रीजन। मैक्सिमम टॉर्क, ब्रेकडाउन टॉर्क वगैरह भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन। ठीक है, इन्वर्टेड वी कर्व किसके किसके मध्य बनता है, इन्वर्टेड वी कर्व किसके किसके बीच बना करता है, बताइए भाई साहब। फिर इन्वर्टेड वी कर्व, ये आपके लिए देखो यहाँ पर इन्वर्टेड वी कर्व दिखाया भी गया है। तो ये पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट के बीच में बनता है। ठीक है, पावर फैक्टर एंड स्पीड, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। द फील्ड करंट एंड पावर फैक्टर किसके किसके मध्य बना हुआ है, सो फील्ड करंट एंड पावर फैक्टर के बीच में ये आपका बना करता है। और इसके साथ आपको क्या ध्यान दे लेना चाहिए, ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर की लाइन है, ये वाली लाइन आपकी किसकी है, यूनिटी पावर फैक्टर की लाइन है। ठीक है, एंड दिस इज फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर एंड दिस इज फॉर द लीडिंग पावर फैक्टर। प्रीवियसली ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। द increased load demand in synchronous motor is met by। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर लोड डिमांड आपकी बढ़ती है, अगर आप सिंक्रोनस मोटर पर लोड बढ़ाते हैं तो उस सिचुएशन पर क्या होगा, रिडक्शन इन स्पीड। दैट्स अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, कैसे सर, सिंक्रोनस मोटर कैन रन कैन रन एट एनएस ओनली। सिंक्रोनस मोटर आपकी सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर सकती है। किस पे रन कर सकती है, ओनली एट सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर सकती है, इसके अलावा नहीं रन करेगा। क्यों नहीं रन करेगा, क्योंकि अगर आप इसके अलावा रन करवाएंगे तो मैग्नेटिक कपलिंग ब्रेक हो जाएगी। तो आपका क्या होने वाला है, मैग्नेटिक कपलिंग ब्रेक हो जाती है, तो आप नहीं चाहते कि मैग्नेटिक कपलिंग आपकी ब्रेक हो, इस वजह से। फिर सर यहाँ पर क्या होगा, सर आपका क्या बढ़ा है, लोड इंक्रीज हुआ है ना। इफ लोड इंक्रीजेस इफ लोड इंक्रीजेस, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ करता है, इंक्रीजेस, देन इट विल बी फुलफिल्ड बाय इंक्रीज इन लोड इंक्रीज, देन क्या रहेगा आपका, इंक्रीज इन लोड एंगल, देन इंक्रीज इन लोड एंगल। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बढ़ेगा, लोड एंगल बढ़ जाएगा। लोड एंगल को और सर क्या बोलते हैं, और टॉर्क एंगल बोलते हैं। ठीक है, लोड एंगल और टॉर्क एंगल यहाँ पर आपका बच्चों बढ़ जाता है। ठीक है सर, ये लोड एंगल होता क्या है, लोड एंगल को आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, तो आप लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। ठीक है, और ये होता है डिफरेंस बिटवीन द, ये होता है डिफरेंस बिटवीन स्टेटर एंड, डिफरेंस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड। ठीक है, किसके किसके मध्य का डिफरेंस है, तो स्टेटर और रोटर फील्ड के मध्य का डिफरेंस होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डेल को आपको बढ़ाना है, मतलब आपको इंक्रीज कराना है रिलेटिव शिफ्ट बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर पोल्स। ठीक है, ये आपको कैसे आप मेंटेन कर लेंगे, बाय इंक्रीजिंग द रिलेटिव शिफ्ट बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर पोल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। To get minimum harmonics distortion in the output of three phase to three phase cyclo converter requires।
अगर आपका थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर से और आपसे कहा जा रहा है कि मिनिमम डिस्टॉर्शन आपको चाहिए, मिनिमम डिस्टॉर्शन आपको यहाँ पर रखना है, तो कितने नंबर ऑफ एससीआर यूज करना चाहिए? देखिए, टू गेट मिनिमम डिस्टॉर्शन, टू गेट मिनिमम डिस्टॉर्शन, आपके पास नंबर ऑफ पल्सेस जो होनी चाहिए, नंबर ऑफ पल्सेस जो होनी चाहिए वह ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जितने आपके नंबर ऑफ पल्सेस ज्यादा होंगी उतनी बेटर आपको वेवफॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो थ्री टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर के लिए आपको जो पल्सेस यहाँ पर आपको एससीआर की नीड होती है वो 36 की नीड होती है। ठीक है, सर्किट तो मैंने शो नहीं किया यहाँ पर, लेकिन इसी से आप समझ लो। और इसके ये मत गलती कर देना कि नहीं सर 72 ज्यादा दिख रहा है तो 72 लगाएंगे, या कहीं 200 एससीआर मिल जाए तो उसे लगाएंगे ना भाई। यहाँ पर एक सर्किट है, उस सर्किट को आपको बताने हैं कि उस सर्किट में कितने नंबर ऑफ एससीआर थे। ये मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बतला देता हूँ। साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर बच्चों क्या करता है? ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर आपको क्या करता है, यहाँ पर आपको वेरिएबल एसी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वेरिएबल एसी प्रोवाइड कराता है। ओके सर, वेरिएबल एसी कैसे? फिक्स्ड एसी से वेरिएबल एसी देता है। ठीक है, फिक्स्ड एसी से वेरिएबल एसी। यहाँ पर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों आपके कांस्टेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो दोनों चीज निकलेंगी ये आपके वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों आपका वेरिएबल हुआ करता है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है, दूसरा होता है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, एक है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, दूसरा स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। यहाँ पर स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है वह सोर्स फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, जबकि स्टेप डाउन के केस में आउटपुट फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी से कम हुआ करती है। यहाँ पर एडिशनल चीज मैं आपको बताता हूँ कि कम्यूटेशन कौन सा यूज किया जाता है। तो स्टेप अप के केस में हम लोग यूज करते हैं फोर्स्ड कम्यूटेशन। यहाँ पर कौन सा कम्यूटेशन यूज कीजिएगा? तो फोर्स्ड कम्यूटेशन यहाँ पर आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, जबकि स्टेप डाउन के केस में हमारा नेचुरल कम्यूटेशन यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कम्यूटेशन रहेगा? इट इज नेचुरल कम्यूटेशन प्रयोग किया जाता है। ओके जी। Which type of DC generator is most suitable for arc welding purpose? ठीक है, आर्क वेल्डिंग पर्पज के लिए आपको कौन सा डीसी जनरेटर सुटेबल रहेगा? आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा डीसी जनरेटर सुटेबल होता है? तो इट इज डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, इट इज डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। चलिए वन बाय वन मैं इनके एप्लीकेशंस आपको बतला देता हूँ। शंट जनरेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, बेसिकली हम लोग करते हैं। तो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए आप बैटरी चार्जिंग का यूज कर लो। ठीक है, बैटरी चार्जिंग पर आप यूज कर लीजिए। सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम लोग करेंगे एज अ बूस्टर पर्पज। ठीक है, एज अ बूस्टर पर्पज मतलब वोल्टेज को मेंटेन करवाने का आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं रेलवे सर्किट्स में। ठीक है, किस पर प्रयोग कर सकते हैं? एक तो रेलवे सर्किट में आप इसका प्रयोग कर लीजिए, या इंसिडेंस लैंप वगैरह पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इंसिडेंस लैंप वगैरह पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, थ्री फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर है आपका, और जो कि रेटेड है किसके लिए? रेटेड फॉर 33, रेटेड फॉर 33/6.6 केवी इज कनेक्टेड टू स्टार डेल्टा। ठीक है, ये आपका कनेक्शन कैसा है? स्टार डेल्टा पर कनेक्शन आपको दिखाया गया है। कह रहे हैं कि करंट ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं ऑन द एलवी साइड, हैज अ टर्न्स रेशियो ऑफ 500/5। ठीक है, टर्न्स रेशियो कितना है करंट ट्रांसफार्मर का? 500/5 का है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर ऑन दी एचवी साइड। एचवी साइड में करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो कितना रहेगा? एचवी साइड में करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो कितना रहेगा? ठीक है, चलिए फिर, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन, लेकिन हाँ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ बीएचईएल ने क्वेश्चंस किए थे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो रेशियो आपको ट्रांसफार्मर का दिया गया है वो बच्चों कितना दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि सर इट इज 33/6.6 केवी का आपको दिया गया है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर पहला पॉइंट तो रहेगा कि चलो लाइन करंट पता करते हैं ऑन द स्टार साइड ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पर जो पावर ट्रांसफार्मर आपको दिया गया था, पावर ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर हमें दिया गया था वह कैसा था? पहले तो ये देख लीजिए। सो इट इज एन स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर। ठीक है,
इसकी रेटिंग आपको जो दी गई थी वह दी गई थी 33/6.6 किलो वोल्ट। ठीक है। Now find the line current. Now find the line current on the HV साइड। ठीक है, HV साइड कौन सा है? HV साइड आपका स्टार वाला साइड है। तो लाइन करंट आपको चूंकि पता करनी है, तो इनिशियली आपके पास कितना दिया गया है? 500 आपको दिया गया है। तो इट इज 500 मल्टीप्लाई बाई 6.6 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, योर वैल्यू विल बी इक्वल टू 100 एम्पियर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 100 एम्पियर आपका आ जाएगा। अब देखिए, अब देखो, जब आप ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन दे रहे थे, जब आप ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन दे रहे थे लाइक स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार, इन ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन पर एक केस होता था, क्योंकि सीटी के साथ कहीं सैचुरेशन प्रॉब्लम ना आ जाए, तो स्टार को आप डेल्टा साइड लगा, स्टार की तरफ आप सीटी सेकेंडरी लगाते थे डेल्टा की, और डेल्टा की साइड स्टार वाई लगाते थे। तो अब अगर मैं यहां पर कहूं कि स्टार साइड सीटी विल बी, तो स्टार साइड सीटी कैसे रहेगी बच्चों? तो ये तो सर डेल्टा की हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? डेल्टा कनेक्टेड हो जाएगी। दोस्तों, अगर सर डेल्टा कनेक्टेड है, अगर ये आपकी डेल्टा कनेक्टेड है, तो करंट रिक्वायर्ड ऑन द रिले साइड कितना हो जाएगा? तो करंट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, करंट रिक्वायर्ड विल बी 5 एम्पियर। तो करंट इन तो करंट इन सीटी सेकेंडरी साइड कैसा है? उधर तो सर आपका स्टार है, वहां पर स्टार है, तो इट इज 5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो आपने सेकेंडरी साइड 5/√3 निकाल लिया, प्राइमरी की साइड एचवी की साइड आपने 100 निकाल लिया। तो रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर रेशियो आपका कितना हो जाएगा? इट विल बी 100/5/√3। 100/5/√3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारे लिए करेक्ट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ 0.4051 बेस 8। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि जरा डेसिमल पे कन्वर्ट करिए ऑक्टल से। तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, बस इसका जरूर आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर दशमलव को मत भूल जाइएगा। सो इट इज 4 into 8 power - 1 plus 0 into 8 power - 2 plus 5 into 8 power - 3 plus 1 into 8 power - 4। ठीक है, 8 power - 4, इसको आपको फाइनली सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर आपको पड़ने वाली है। 0.510009 कितना है? 0.510009। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। इन पीएमएमसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पीएमएमसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, विच टाइप ऑफ डैम्पिंग इज एम्प्लॉयड? यहाँ पर किस प्रकार की डैम्पिंग आपकी की जाती है? यहाँ पर किस प्रकार की डैम्पिंग की जाती है? तो पीएमएमसी में कौन सी डैम्पिंग हम लोग करते हैं? तो पीएमएमसी में एडी करंट डैम्पिंग हम लोग करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग कहां पर कर रहे थे? मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट पर कर रहे थे। ठीक है, कहां पर कर रहे थे? मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट पे कर रहे थे। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग आप करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट पर। ठीक है, कहां पर कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स पर हम लोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पर किया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस फॉर द इंसुलेशन शुड बी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस आपकी कैसी होनी चाहिए? वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी कि नॉन टॉक्सिक गैस होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए। तो इनिशियल आपकी कैसी होनी चाहिए? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, एंड थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, थर्मली अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए, विद हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। In DC compound machine connected as a generator
इज रन एज अ मोटर, ठीक है, इसको रन हम कैसे कर रहे हैं, एज अ मोटर हम इसको रन कर रहे हैं। द सीरीज फील्ड कनेक्शन मस्ट बी एज, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कह रहा है कि यहाँ पर मशीन कौन सी है, इसमें कह रहा है कि डीसी कंपाउंड मशीन है, ठीक है, ठीक है, डीसी कंपाउंड मशीन। यहाँ नहीं बात हम कर रहे हैं कि कम्युलेटिव कंपाउंड है, डिफरेंशियल कंपाउंड है, करेक्ट कोई भी नहीं हो, लेकिन कनेक्टेड है एज अ जनरेटर। कनेक्टेड कैसे बच्चों, एज अ जनरेटर, और रन कर रही है एज अ मोटर। किसकी तरह ये रन कर रही है, तो एक मोटर की तरह रन कर रही है। तो अब इसको पहले तो एक काम करते हैं ना, डीसी कंपाउंड मशीन बनाते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन आपके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी ड्रॉ कर रहा हूँ, लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन आपके लिए मैं ड्रॉ करूंगा। चलिए ये लीजिए। सो दिस इज आर एस ई, आर एस एच, ई ए, कॉमा आर ए। अगर मैं कह रहा हूं कि ये मोटर है, ठीक है, तो दिस इज आई ए। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आई एस एच, आई एल, एंड दिस इज योर वी टी, दिस इज योर वी टी। ऐसे यहाँ पर कुछ है, ठीक है, ऐसे आपकी दिखाएगी। और कह रहा है कि ये जो है ना, ये जो है वास्तविकता में क्या कर रहा है ना, कि ये रन कर रहा है एज अ मोटर, ठीक है तो जनरेटर, लेकिन आप रन करा रहे हो मोटर। डिफरेंसेस क्या है इसमें, देखिए, जो जनरेटेड टॉर्क होता है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, आपको चीजें मैं प्रोवाइड कर देता हूं। इन केस ऑफ द जनरेटर, इन केस ऑफ जनरेटर, टॉर्क एंड स्पीड डायरेक्शन, टॉर्क एंड स्पीड डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या होता है, टॉर्क एंड स्पीड डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। while in case of the motor, while in case of the motor, torque and speed direction, torque and speed direction सेम होते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन पे टॉर्क उत्पन्न होगा उसी डायरेक्शन पर आपको स्पीड मिलेगी, जबकि जनरेटर में हम प्राइम मूवर की हेल्प से जिस डायरेक्शन में टॉर्क उत्पन्न हो रहा है उसके विपरीत दिशा में घुमाते हैं रोटर को, ठीक है। सो इन्होंने कहा कि यार ये था तो जनरेटर, लेकिन एज अ मोटर रन कर रहा है, तो सीरीज फील्ड कनेक्शन मस्ट बी। इन्होंने कहा कि सीरीज फील्ड कनेक्शन को अब एक काम करो, रिवर्स करो, फॉरवर्ड करो, कुछ आपको यहाँ पे करना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं इनको रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। सीरीज फील्ड कनेक्शन मस्ट बी रिवर्स। देखो जैसे ही बच्चे मैं यहाँ पर सीरीज कनेक्शन को रिवर्स करता हूं, ठीक है, सीरीज फील्ड के कनेक्शन बदल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मानिए ये आपका टर्मिनल्स है, ए बी आपके रहे होंगे, ठीक है, इनको मैं बी ए कनेक्ट कर दूं। तो अगर मैं ये चीज करता हूं, अगर मैं ये चीज करता हूं, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि द direction of flux basically depends upon the direction of current and arrangement of winding। so जैसे ही आप कनेक्शन बदलोगे ना, वैसे ही यहां पर फ्लक्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। चूंकि आपको फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं बदलना, क्योंकि स्पेसिफिक ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, तो यहां पर एक काम करिएगा, आर्मेचर करंट को भी रिवर्स कर दीजिएगा। so आर्मेचर करंट शुड आल्सो रिवर्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, जिससे कि ये पुरानी स्थिति पर आपका बनी रहेगी, ठीक है। मशीन आपकी कैसी रहेगी, पुरानी स्थिति पर ही बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट है। ओके, अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, कह रहे हैं कि रूट लोकस प्लॉट इंटरसेक्ट द जे ओमेगा एक्सिस एट। रूट लोकस प्लॉट यहां पर जे ओमेगा एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको पता करने के लिए इंटरसेक्शन एट जे ओमेगा एक्सिस हम प्रयोग करते हैं राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का, ठीक है। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का प्रयोग करते हैं। कौन सा रूल यूज करना है आपको, तो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो पहली बात तो गिवन डेटा देख लीजिए। गिवन डेटा है आपके पास जीएस एच एस इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस फोर इंटू एस प्लस 16, ठीक है। फिर यहां पर आपको बनाना है एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का फॉर्मूला है 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0। 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू शून्य। सो इट इज 1 प्लस के डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस फोर इंटू एस प्लस 16 इज इक्वल टू शून्य, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना होगा। फाइनली आपके पास मैं सॉल्व करके सीधे लिख दे रहा हूं। सो इट इज एस क्यूब प्लस 20 एस स्क्वायर, एस क्यूब प्लस 20 एस स्क्वायर प्लस 64 एस प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आपने क्या बना लिया, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने बना लिया। चलिए राउट टेबल बनाते हैं, राउट टेबल।
सो इट इज एस क्यूब एस स्क्वायर एस पावर 1 एंड एस की पावर 0। ठीक है, राउट टेबल पर आ गया 164, दिस इज 20 एंड के, दिस इज 20 एंड के। सो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कराइए, -1 मल्टीप्लीकेशन के डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, सो इट इज 20 इंटू 64 माइनस के डिवाइडेड बाई 20। देन इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कराइए एंड माइनस दिस वन एंड डिवाइड कर दीजिएगा, सो इट विल बी इक्वल टू के। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसे हम के का मान जरा निकालते हैं। यहां से हम लोग एक काम कर लेते हैं कि के का मान हम लोग पता करते हैं। So it is 20 into 64 minus k divided by 20 is equal to 0. So यहाँ से आपके पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k is equal to 0, 8 and 1280। ठीक है, 1280। जहां से आप ये मान पता करेंगे k का, उसके ऊपर हम बनाने वाले हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, यहां से डिजाइन करिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन as is equal to 20s स्क्वायर प्लस k, 20s स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू शून्य कर दीजिए। सो इट इज 20s स्क्वायर प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। तो s स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 64। s की वैल्यू कितनी आ गई, s इज इक्वल टू प्लस माइनस j8, s इज इक्वल टू प्लस माइनस j8। यहां पर जाकर के आपका रूट लोकस इंटरसेक्ट करेगा इमेजिनरी एक्सिस पर। कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, रूट लोकस इंटरसेक्ट करेगा एट द इमेजिनरी एक्सिस। रूट लोकस प्लॉट आपको क्या बताता है, रूट लोकस प्लॉट आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, रूट लोकस किसकी इंफॉर्मेशन देता है, तो टेल्स अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये किसकी बात करेगा, तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी की बातें किया करता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर अ थ्री फेज अल्टरनेटर ऑफ 50 MVA, फॉर अ थ्री फेज अल्टरनेटर ऑफ 50 MVA, match list 1 with second and correct answer. List 1 represents the equivalent circuit parameter and 3 represent the representation of value। कह रहा है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सो जरा बताइए कि कैसी कैसी वैल्यूज यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए, आर्मेचर रेजिस्टेंस को तो मिनिमम रखना, पर यूनिट पर वैल्यूज आपकी भले ही दी गई है, लेकिन आप इसको मिनिमम रखेंगे जिससे कि आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। तो ए का आप थर्ड यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सिंक्रोनस रिएक्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस थोड़ा सा लार्ज होता है क्योंकि एक्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, देखो एक्सेस इज इक्वल टू होता है एक्स ए आर प्लस एक्सएल। ठीक है, तो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस से तो ज्यादा रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन ये आप करेक्ट इसको कर दीजिए एंड दिस वन। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, एक ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया गया है। If the design specification is such that steady state error due to the unit ramp input is 0.05। ठीक है, यूनिट रैंप इनपुट पर आपकी एरर दी गई है 0.05। तो बता पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन के, फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन के। यहाँ पर के का मान जरा पता कर दीजिए। ठीक है, ओके। सो गिवन क्या है, यहाँ पर आपके पास जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा है कि ई एस एस इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, रैंप इनपुट है ना, कौन सा इनपुट है, यहाँ पर आपका जो रैंप इनपुट है, तो मतलब आपको वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ई एस एस इन दैट टर्म अगर आप पता करते हैं तो ई एस एस इज इक्वल टू होता है 1/kV। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग पता करेंगे। तो केवी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट इज इक्वल टू limit s tends to 0, s into gs into hs, s into gs into hs। so it is limit s tends to शून्य, s into gs की वैल्यू आपको दिया गया है k डिवाइडेड बाई s into s प्लस 2। अब गौर करिए, इसने पहले ही बोल दिया है कि ये जो फीडबैक है यूनिटी फीडबैक है। रख दीजिए आप, s का मान यहाँ पर पुट करिए, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, k/2। सो वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट आपके पास जो मान आया है वह k/2 है। सो ई एस एस इज इक्वल टू कितना आ गया, इट इज 2/k। यहाँ पर आप मान रख दीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास दिया गया था। सो ई एस एस की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दिया है, 0.05 इज इक्वल टू 2/k। सो k इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 40। ठीक है, मान कितना है, 40 यहाँ पर आपके पास आएगा। ये टेबल आपको प्रोवाइड की गई है
किस चीज की टेबल है? स्टडी स्टेट एरर की टेबल है कि अगर आपका टाइप 0 सिस्टम है और उस पे स्टेप सिग्नल देते हैं तो एरर आती है 1/1 प्लस के। और रैंप या पैराबोलिक इनपुट इसी टाइप, सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, ये टाइप 0 थी, टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइप 1 है एंड दिस इज फॉर द टाइप 2। ठीक है, टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 पर आप अगर आप चेक करते हैं स्टेप इनपुट देते हैं तो इरर यहाँ पर आपकी शून्य होती है। रैंप इनपुट देने पर इरर है 1 की। पैराबोलिक पर आपका इरर है इनफाइनाइट। जबकि यही सेम चीज है आप टाइप 2 पर अगर आप स्टेप इनपुट देते हैं तो इरर है 0, रैंप पर इरर है 0 एंड पैराबोलिक इनपुट देने पर आपके पास इरर कितनी आ रही है? 1 के इरर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट था? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारे लिए करेक्ट था। नेक्स्ट वन, हेज ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। हे ब्रिज का प्रयोग आप किस लिए करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई क्यू फैक्टर। ठीक है, हाई क्यू कॉइल के लिए आप यूज करते हैं वेयर क्यू इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, हेज ब्रिज का यूज आप किस लिए करते हैं? इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए आप लोग प्रयोग करते हैं। इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं जिस पर भी क्यू का मान ग्रेटर देन 10 पर चल रहा होगा तो। ओके, चलिए ये आपके लिए एक टेबल दे दी गई है, यहाँ पर आपको एक टेबल इसलिए प्रोवाइड कर दी है। देखिए इंडक्टेंस मेजरमेंट की टेबल है। ओवेन्स ब्रिज इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को मेजर करता है, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को मेजर करता है, जिसे आप बोल सकते हैं कि सर म्यू आर मेजर कर देता है। एंडरसन ब्रिज लो इंडक्टेंस मेजर करेगा। मैक्सवेल इंडक्टेंस मीडियम इंडक्टेंस या मीडियम क्यू कॉइल, ठीक है, मीडियम क्यू आपको लिखा मिल सकता है। के ब्रिज आपको हाई इंडक्टेंस देगा जिसमें क्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। हैविसाइड कैंपबेल ब्रिज की अगर आप बात करते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मापता है ये। कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए दो ब्रिज का यूज करते हैं, डिसॉर्टी ब्रिज यूज करते हैं एंड शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। शेयरिंग ब्रिज आपके कैपेसिटेंस और डिसिपेशन फैक्टर के अलावा जो चीज बताता है वो रिलेटिव परमिटिविटी भी बता देता है, सॉरी परमिटिविटी। ठीक है, ये आपको सी बता देता है और टेंडल बताता है। तो ये भी आपको ये दोनों चीजें प्रोवाइड करता है, सी एंड टेंडल तो ये प्रोवाइड करते ही है, साथ में ये रिलेटिव परमिटिविटी की भी बात बता देता है। नेक्स्ट इज देखो इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट की अगर आप बात करो तो तीन मेथड है यहाँ पर, अमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर एंड केल्विन डबल ब्रिज मेथड। मीडियम रेजिस्टेंस की अगर आप बात करते हैं तो अमीटर, वोल्टमीटर या ओम मीटर भी आप बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड कैरी फॉस्टर स्लाइड वायर ब्रिज का प्रयोग करते हैं। लार्ज रेजिस्टेंस मेजर के लिए डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज एंड मेगा ओम ब्रिज, साथ में आप यहाँ पर प्लस कर लीजिए मेगर का भी प्रयोग करते हैं हम लोग फॉर द लार्ज रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी पूरी टेबल इसलिए प्रोवाइड कर दी गई है कि आप लोग एक बार में ही यहाँ पर देख लें, आपको बहुत परेशानी ना हो। रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इन फीडर लीड्स टू, यानी कि जो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन आपके फीडर पर हम लोग करते हैं, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन जो आप यहाँ पर अपने फीडर्स पर आप लोग करते हैं वह किस चीज को लीड करता है? तो पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि रिएक्टिव पावर कंपनसेशन जो आप करेंगे वह नॉर्मली आपका संट कंपनसेशन होता है। कौन सा कंपनसेशन होता है? सो इट इज नॉर्मली संट कंपनसेशन। ठीक है, अब संट कंपनसेशन पर आप कौन कौन सा कर सकते हैं? एक तो सर या तो आप कैपेसिटर कंपनसेशन करेंगे, ठीक है, एक आप कौन सा करेंगे? कैपेसिटर का कंपनसेशन करेंगे, या फिर आप इंडक्टेंस के थ्रू करेंगे, संट कैपेसिटर या संट इंडक्टर कंपनसेशन आप यहाँ पर करने वाले हैं। अब अगर आप यह काम कर रहे हैं तो देखिए कैपेसिटर अगर आप करोगे तो किस लिए यूज करते हो? फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द पावर फैक्टर। ठीक है, फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द पावर फैक्टर। और संट इंडक्टर या संट रिएक्टर कंपनसेशन आप करेंगे फॉर रिड्यूसिंग, फॉर रिड्यूसिंग फेरेंटी इफेक्ट। किसके लिए आप करने वाले हो? फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस कराने के लिए। सो दोनों पर आप जो काम करेंगे ना, यह करेगा इंप्रूव्ड वोल्टेज प्रोफाइल, ये दोनों आपका प्रोफाइल को इंप्रूव कर देगा। अब ये कह रहे हैं कि लीड कराना है आपको निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस, ये तो हम चाहते ही नहीं है कि ये मेरे सिस्टम पर आए, ये तो फॉल्टी सिचुएशन पर आएंगे। दूसरा ये कह रहा है कि एक्सपेंसिव वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं ना, ना सिंपल है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन नहीं चाहिए भाई साहब, मुझे तो बेटर वोल्टेज प्रोफाइल चाहिए। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? बेटर वोल्टेज प्रोफाइल मुझे मिल जाएगी, कांस्टेंट वोल्टेज यहां पर हमको मिलने लगेगा। अगला क्वेश्चन, इन इन केस ऑफ द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, इफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ सिंगल फेज रेजिस्टेंस डज नॉट ओपन आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ मोटर, देन व्हाट विल हैपन? अगर आपका स्प्लिट फेज मोटर में जो स्विच लगा हुआ था, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ था, अगर वह ओपन नहीं हो तो इनमें से कौन सी घटना घटित हो जाएगी? देखिए
ये है आपका सिंगल फेज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी आप इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर आप कंसीडर करोगे तो एक महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर आर ए बाई एक्स ए इज ग्रेटर देन आर एम बाई एक्स एम है, ठीक है। क्या है मेन चीज कि जो आर ए बाई एक्स ए मतलब क्या है कि ऑक्सिलरी का जो रेजिस्टेंस, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वह मेन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, मेन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से होता है ज्यादा। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो, और आपने क्या बोला कि सर ये स्विच तो ओपन नहीं हुआ है, स्विच नहीं ओपन होगा तो इट विल प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूअस लॉसेस। ये आपका लगातार लॉसेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये लगातार आपके सिस्टम पर लॉस करेगा। ये एक तो ये बोल रहे हैं भाई साहब कि विल ड्रॉ लेस करंट, नो फ्रेंड, विल रन एट स्पीड दैट इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मोटर कैन नेवर रन एट सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज विल ड्रॉ हाई करंट एंड गेट ओवर हीटेड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये तो सर ज्यादा करंट आपका कंज्यूम करने वाला है और ये ओवर हीटेड हो जाएगा। यस, इट्स करेक्ट वन, ठीक है। ज्यादा करंट आपका कंज्यूम करने वाला है और जिसकी वजह से मोटर ओवर हीटेड आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर रिमेनिंग चीज देख लीजिए, ठीक है। ये आपको फेजर डायग्राम दिखाया गया है। दिस इज फॉर द आई ए एंड दिस इज फॉर द आई एम, दिस इज फॉर द आई, ठीक है। ये रिजल्टेंट है, आई ए एंड आई एम के बीच का एंगल है आपका फाइव, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंट बातें और देख लीजिए कि लाइक जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है सिंगल फेज रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर या स्प्लिट फेज मोटर का, वह 1.5 टू 2 टाइम्स होता है रेटेड रनिंग टॉर्क की तुलना में। फ्लक्स यहाँ पर लगभग फाइव, सॉरी फ्लक्स नहीं, फाइव जो है वो लगभग 30 डिग्री के आसपास होता है, जबकि आपको लगता है कि शायद 90 डिग्री हो सकता था क्योंकि दोनों वाइंडिंग 90 डिग्री पर प्लेस की जाती है, बट यहाँ पर जो फाइव है वो 30 डिग्री के आसपास ही मिलता है। पुल आउट टॉर्क की बात अगर आप करें तो ये होता है लगभग 2.5 गुना होता है ऑफ द लोड टॉर्क से। कितना होता है? 2.5 गुने तक होता है। स्टार्टिंग टॉर्क इज यूजुअली 7 to 8 टाइम्स ऑफ द फुल लोड वैल्यू, ठीक है। स्टार्टिंग जो करंट है वह आपकी 7 से 8 गुनी होती है, मतलब काफी ज्यादा करंट ये कंज्यूम करता है। अब आप देखिए अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं हुआ है तो ये इतनी ही करंट कंज्यूम करता रहेगा, जिससे चांसेस बनेंगे कि आपका ओवर हीट हो जाए या मे बी डैमेज हो जाए आपकी मोटर। एक बात और आप ध्यान दे लीजिए कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वह स्पीड सेंसिटिव स्विच हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ये कैसा होता है? स्पीड सेंसिटिव स्विच हुआ करता है। यह स्विच स्पीड सेंसिटिव स्विच होता है। जैसे ही आपकी स्पीड 70 to 80% सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंचने लगता है, मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। ओके, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पर देख लीजिए। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, या पीएससी मोटर मतलब परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, या फिर सैडेड पोल मोटर। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। इन जैसे भी आपको ऐसी स्लाइड्स मिलती हैं जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसको कंठस्थ करने का प्रयास जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर कि a logic variable in either inverted और नॉन इन्वर्टेड फॉर्म इज कॉल्ड, ठीक है। एक लॉजिक वेरिएबल जो कि इन्वर्टेड अथवा इन्वर्टेड अथवा नॉन इन्वर्टेड फॉर्म पर है उसे आप क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड अथवा नॉन इन्वर्टेड फॉर्म पर है तो उसे हम लोग बोलते हैं लिटरल्स, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिटरल, ठीक है। रिमेनिंग आपकी जो तीन चीजें हैं वो मैं बतला देता हूँ कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स या मिन टर्म या मैक्स टर्म आपके क्या हुआ करते हैं। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है? एंड इम्प्लीकेंट दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, जिसे अब आप फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते विदाउट रिमूविंग द एनी ऑफ इट्स लिटरल्स विदाउट लूजिंग इट्स एबिलिटी टू इम्प्लाई द फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन मिन टर्म ऑफ एन वेरिएबल इज अ प्रोडक्ट। ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है आगे कि मिन टर्म ऑफ एन वेरिएबल, एन वेरिएबल्स का जो मिन टर्म होता है ये क्या होता है? बेसिकली इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स इन विच ईच अपीयर्स एग्जैक्टली वंस इन अ ट्रू फॉर्म, ठीक है, जिसमें से सभी अपीयर करेंगे एक बार आपके ट्रू फॉर्म पर। नेक्स्ट इज मैक्स टर्म। मैक्स टर्म जो होता है मैक्स टर्म ऑफ एन वेरिएबल, सॉरी इट्स नॉट मिन टर्म, मैक्स टर्म ऑफ एन वेरिएबल इज सम। ये क्या होता है बच्चों? तो ये सम होता है, इट्स अ सम ऑफ द वेरिएबल इन विच ईच अपीयर्स एग्जैक्टली वंस इन द ट्रूथ टेबल। मैंने इसीलिए बोला था कि मिन टर्म पर ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट होता है, मैक्स टर्म पर आपका सम हुआ करता है, ठीक है। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन था वह था लिटरल। फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव द प्रिफर्ड मेथड यूजिंग थायरिस्टर।
कहते हैं कि स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी ड्राइव पर अगर आपको करना है स्पीड कंट्रोल, सो प्रिफर्ड मेथड कौन सा होगा? देखो, इंटीग्रल साइक्लर कंट्रोल भी आपका अच्छा होता है, बेटर वेवफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है, साइनसॉइडल पीडब्ल्यूएम भी अच्छा देगा, यूनिपोलर पीडब्ल्यूएम भी ठीक है, फेज कंट्रोलर सारी चीज ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एसी ड्राइव है, ठीक है। सो टू गेट वेरिएबल स्पीड यू नीड वेरिएबल एसी सप्लाई। आपको कैसी चाहिए? यहाँ पर वेरिएबल एसी सप्लाई चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपको वोल्टेज कंट्रोल करना चाहिए, यहाँ पर बच्चों जो आपको वोल्टेज कंट्रोल करना चाहिए वह करना चाहिए बाय द पीडब्ल्यूएम टेक्निक, ठीक है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक की हेल्प से आपको कर लेना चाहिए। और पीडब्ल्यूएम जब आपको एसी वेरिएबल चाहिए तो किस पर आप अप्लाई करिए? एसी पर ही इसको अप्लाई कर दिए, तो साइनोसॉइडल पीडब्ल्यूएम का प्रयोग करिए, साइनोसॉइडल पीडब्ल्यूएम का प्रयोग कर लीजिए, आपको वेरिएबल स्पीड ये प्रोवाइड करवा देगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पर क्या करते हैं मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर मिलने वाली आउटपुट की जो पल्स होती है उसकी विड्थ को हम लोग चेंज करते हैं, उसकी जो चौड़ाई होती है उसे चेंज करते हैं। इसको चेंज करने का जो तरीका होता है इट्स अ वेरी मच सिंपल वन, कि बाई स्विचिंग एक्शन, बाई स्विचिंग एक्शन आप लोग इस चीज को चेंज कर सकते हैं। ये आपका काम है। इन केस ऑफ द आउटपुट ऑफ द कन्वर्टर, आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर अगर आप देखेंगे यहाँ चेक करेंगे तो काफी हार्मोनिक्स होती हैं। सो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स कैन बी इजिली एलिमिनेटेड बाय दिस, ठीक है। इसका सबसे अच्छा काम जो है वो है कि यह लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को, हार्मोनिक्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय दिस, ठीक है। ये आपकी लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कराने पर हेल्प कर देता है। एंड हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द फिल्टर, ठीक है। छोटे फिल्टर्स की हेल्प से भी हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स आपकी फिल्टर की जा सकती है। नेक्स्ट वन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ -20/10 इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज, ठीक है। 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म पर, 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म पर अगर आपको -20 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे? चलिए से काम करते हैं। पहला हम लोग यहाँ पर काम करेंगे टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। पहला काम करिए डेसिमल से बाइनरी पर यहाँ पर जरा कन्वर्ट करिए। तो 20 को डिवाइड करिए 2 से, इट इज 10, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0, ठीक है। फिर से करिए 2 से, इट इज 5, एक बचा आपके पास, फिर 2 से करिए, नहीं एक क्यों बचा, 0 है अभी भी आपका, ठीक है। तो 2 या 4 यहाँ पर अब आपके पास, ठीक है। तो 2, फिर अगेन 0, 2, तो इट इज 1, ठीक है, इट इज 1। सो लास्टली अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ गया 0। अब आप इसको बना देंगे, कितना बनेगा? 0 1 0, ऐसे आपका बनेगा, ठीक है। 0 या इस 0 को यूज कर लीजिएगा, 0 1 0 1 0 0, ठीक है। इसका बेस हो गया 2, ठीक है, -20 बेस 10। ओके सर, इसका पहला काम करिए, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट करिए, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। 1s कॉम्प्लीमेंट में 0 को 1 एंड 1 को 0 पर आप कन्वर्ट कर दिया करते हैं, तो इट बिकम्स 1 0 1 0 1 1, ठीक है। ये क्या हो गया? 1 0 1 0 1 1। अब अगर आपको 2s कॉम्प्लीमेंट चाहिए, 2s कॉम्प्लीमेंट अगर आपको चाहिए इसका, तो आपको क्या करना चाहिए? 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 ऐड कर दीजिए 1, तो ये हो गया 0, दिस इज ऑल्सो 0 1 एंड 1 0 1। दिस इज योर 2s कॉम्प्लीमेंट। चेक कर लीजिए, 1 0 1 1 0 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, if four 10 microfarad capacitor are connected in parallel, the net capacitance will be, अगर आपके चार 10 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर पैरेलल पर कनेक्टेड है, ठीक है। कैसे कनेक्टेड है बच्चों? यहाँ पर आपके पैरेलल पर कनेक्ट किए गए हैं, कनेक्ट कर दीजिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ऐसे आपके कनेक्ट है। और ईच का जो वैल्यू है वो है 10 माइक्रोफैरेड का। कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? सी इक्विवेलेंट कितना होगा? यहाँ पर आपको पता है पैरेलल पे कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, सो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 40 माइक्रोफैरेड। कितना आ जाएगा आंसर?
40 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अगर यही सीरीज पर होते तो डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ voltmeter if the range of voltmeter is 50 volt and sensitivity is 20 kilo ohm per volt and sensitivity is 20 kilo ohm per volt। तो कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर पता कर दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर पता करिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर आप कितनी पता करेंगे? इज इक्वल टू सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाय सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाय द रेंज। ठीक है, सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाय द रेंज। सेंसिटिविटी कितनी है? दिस इज 20 एंड मल्टीप्लाई बाय द रेंज है 50। तो कितना आ गया? 1000 किलो ओम। ठीक है, 1000। अगर आप यहाँ चेक करो ना तो यूनिट्स के बेस पर भी आपको इजीली मिल जाता। वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, ऑप्शन पे बचा किलो ओम। ठीक है, ओम आपको मिल गया, किंतु आंसर सर 1000 किलो ओम दिया नहीं है। कोई बात नहीं, ये 10 की पावर 3 है, सो इट बिकम्स 1 मेगा ओम। ये आपका क्या बन गया? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 मेगा ओम यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पर क्या होता है? सो इट हैज टू क्वेसी स्टेबल स्टेट। यहाँ पर कितनी स्टेट्स होती हैं? टू क्वेसी स्टेबल स्टेट्स आपकी हुआ करती हैं। नेक्स्ट वन, इन सिंक्रोनस मशीन द सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज। सिंक्रोनस मशीन पर सिंक्रोनस रिएक्टेंस कितना होता है? ये अभी आप अगर ध्यान दें तो पिछले क्वेश्चन पर मैंने डिस्कस भी किया था, थोड़ा सा ही डिस्कस किया था लेकिन किया था। चलिए, सिंक्रोनस मशीन पर सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है? तो चलिए एक काम करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर में आपके लिए यहाँ पर डिसाइड बनाता हूँ। ठीक है, तो अल्टरनेटर आपके लिए यहाँ पर डिजाइन करते हैं, प्यारा सा सर्किट बना रहे हैं हम लोग। देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हमको एडिशनल चीजें मिल जाएंगे। तो एक काम करिए, इसको बोलिए आर ए, इसको बोलिए लीकेज रिएक्टेंस एक्स एल, इसको बोलिए एक्स ए आर। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो रिएक्टेंस आपका रहेगा, दिस इज कॉल्ड ई आर एंड दिस इज अवर कॉल्ड ई एफ। यहाँ से करंट भेज देते हैं आई। ठीक है, तो अगर आप इसका इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन विल बी इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज भी है, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज, P plus IARA plus J IA into XL plus XAR। ठीक है, and this value is equal to the XS। this value is equal to the XS। so अगर आप चेक करें तो इट इज कंबाइंड रिएक्टेंस ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स एंड आर्मेचर रिएक्टेंस। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी नंबर करेक्ट है। जो चीजें मैंने अभी आपको नहीं बताई थी वो बता देता हूँ। वी आपका यहाँ पर जो शो किया था, मैंने शो किया था, दिस इज अ टर्मिनल वोल्टेज। वी क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है। एंड ई आर सर यहाँ पर क्या है? तो ई आर जो है एयर गैप वोल्टेज है। ई आर बच्चों यहाँ पर क्या है? दिस इज एयर गैप voltage। and what is the EF? This is excitation voltage। this is excitation voltage। ठीक है जी, ये यहाँ पर आपकी चीजें थी। तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया कि कंबाइंड रिएक्टेंस ऑफ द लीकेज फ्लक्स एंड आर्मेचर रिएक्शन जो बनता है, दिस इज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। नेक्स्ट वन, what is the efficiency of transformer coupled class A amplifier for supply of 12 volt and output वी पीक वैल्यू जो दी गई है वो 12। देखो क्लास ए का अगर आप थ्योरेटिकल देखोगे ना कि ऑन एन एवरेज सर इफिशियंसी कितनी होती है, तो इसकी इफिशियंसी होती है सीधे 50%। ठीक है, ये नॉर्मली यहाँ पर गिवन होता है। नॉर्मली यहाँ पर जो इफिशियंसी आपको मिलती है वह 50% की इफिशियंसी मिला करती है। सो मुझे नहीं लगता कि आप इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, है ना, बहुत ज्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है इसमें। In case of the star delta starting of three-phase induction motor, the starting voltage is reduced to the starting voltage is reduced to। so चूंकि आप स्टार डेल्टा स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वोल्टेज होता है ये होता है 1/√3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल वोल्टेज। कितना होता है? 1/√3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल वोल्टेज रहता है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग पर। अच्छा जी, चलो फिर आपको कुछ यहाँ पर और बेसिक फॉर्मूलाज में यहाँ पर आपके लिए बतला देता हूँ
कि लाइक कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बाय द स्टार डेल्टा स्टार्टिंग या विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट स्विचिंग, तो कितना आपका टॉर्क उत्पन्न होगा, या स्टार्टिंग करंट कितनी लगेगी, और फेज करंट कितनी होगी, लाइन करंट कितनी होगी, ये सारे पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वन बाई वन देखते हैं। तो स्टार्टिंग पर फेज करंट, स्टार्टिंग पर फेज करंट विद स्टार डेल्टा स्टार्टिंग पर फेज करंट विद स्टार डेल्टा स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय द स्टार्टिंग पर फेज करंट, स्टार्टिंग पर फेज करंट विद डायरेक्ट स्विचिंग, विद डायरेक्ट स्विचिंग। तो यहां पर जो करंट, इनका जो रेशियो होता है, इट इज इक्वल टू 1/√3। द रेशियो इज इक्वल टू द 1/√3। ठीक है, अब अगर यहीं पर मैं आपसे लाइन करंट पूछ लेता कि लाइन करंट का जरा मुझे रेशियो बताइए इन केस ऑफ द स्टार डेल्टा डिवाइडेड बाय द लाइन करंट इन, डिवाइडेड बाय द लाइन करंट इन डायरेक्ट स्विचिंग, इन डायरेक्ट स्विचिंग, सो इट इज इक्वल टू द 1/3। क्योंकि ये आपसे पूछते हैं, ये काफी आपसे पूछा जाता है। नॉर्मली मैं वही डिस्कशन कर रहा हूँ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब अगर आप यहाँ पर टॉर्क पूछे, ठीक है, मैं पूरा एग्जैक्ट थ्योरी तो नहीं लिख रहा हूं, टॉर्क इन स्टार डेल्टा डिवाइडेड बाय द टॉर्क इन डायरेक्टली विद डेल्टा। ठीक है, टॉर्क इन डायरेक्टली बाय द डेल्टा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द 1/3। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनको भी याद कर लेते हैं हम लोग। इन डायनमोमीटर टाइप ऑफ वाटमीटर, डायनमोमीटर टाइप ऑफ वाटमीटर, द मूविंग कॉइल इज, मूविंग कॉइल को आप क्या बोलते हैं सर, मूविंग कॉइल को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है ये, सो इट इज द पोटेंशियल कॉइल। ये कौन सी कॉइल है, सो इट इज द पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ठीक है, ये जिसके अक्रॉस आपका लगा होगा उसके अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसी, इसमें रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो हाई रेजिस्टिंग होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिव होनी चाहिए, किसके लिए, वाट मीटर के लिए। ठीक है, अगर यहीं पर मैं आपसे बात करता कि फॉर एनर्जी मीटर, फॉर एनर्जी मीटर, तो पोटेंशियल कॉइल जो होती है, जो पोटेंशियल कॉइल आपकी हुआ करती है, वह हाईली इंडक्टिव होती है। ये कैसी होती है बच्चों, तो इट इज हाईली इंडक्टिव। ठीक है, पोटेंशियल कॉइल यहाँ पर जैसे ही आपका हाईली रेजिस्टिव होती है, वैसे अगर आप बात करो पोटेंशियल कॉइल के अलावा करंट कॉइल की, ठीक है, करंट कॉइल की, तो करंट कॉइल कैसी होती है, लो रेजिस्टेंस यहाँ पर होती है, लो रेजिस्टिव होती है कि आपके वोल्टेज ड्रॉप ना होने पाए। ठीक है, दूसरी बात, करंट कॉइल आपकी दो कॉइल्स यूज की जाती है। अगर आपका करंट का वैल्यू कम हो तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिएगा, अगर करंट की वैल्यू ज्यादा हो तो करंट कॉइल्स आपस में पैरेलल पे कनेक्टेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ स्टडी स्टेट वेरिएबल x dot is equal to ax plus bu is and y is equal to cx plus du is given by, ट्रांसफर फंक्शन आपका जो होता है किसी भी स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन पर, दिस इज सी एस आई माइनस ए स्क्वायर इनवर्स बी प्लस डी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। इस पर बहुत ज्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कर रहा है, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन पर, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन पर फाइंड द डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज इफ द कोरोना लॉस ऑफ लाइन इज 25 किलोवाट एट 25 किलोवाट, वाट कितने पर है, 50 केवी पर फेज पर है, एंड 100 किलोवाट है एट 60 केवी पर फेज पर। कोरोना लॉस अगर आपका ऐसा हो रहा है तो कह रहा है कि जरा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बतला दीजिए। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वह वोल्टेज होता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, पहले मैं आपको ये सारी बातें बता देता हूं। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वह वोल्टेज है जहां पर कोरोना इनिशिएट होता है। ठीक है, कोरोना बच्चों यहां पर क्या होता है, इनिशिएट हुआ करता है। दिस इज वीसी, मतलब यहां विजुअल्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ शुरू हो गया, लॉसेस होने लगेंगे, इनिशिएट हो चुका है, दिखेगा नहीं। लेकिन वीसी इज इक्वल टू होता है एम जी आर डेल एल एन
डी अपॉन आर, एम जी आर डेल एल एन डी अपॉन आर। फिर नेक्स्ट विजुअल विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, ठीक है, विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। यहां पर कोरोना विजुअल्स दिखने लगते हैं, कोरोना विजुअल्स मतलब लाइट आने लगती है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो लाइट दिखती है ना ब्लूइश कलर की, वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगती है, यहाँ पर लाइट आपको दिखने लगती है। तो VC इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर डेल multiply by the VC. This is not VC. This is VV. Visual critical disruptive voltage. Visual critical disruptive voltage. Now, what is the formula of the power loss? What is the formula of the power loss? So PL is equal to होता है 241 into 10 to the power minus 5 F plus 25 by del F plus 25 by del under root R by D V माइनस VC स्क्वायर, ठीक है। किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर, ठीक है, ये आपकी यूनिट्स रहेंगे। अगर आप यहां पर कंपेयर करें तो VV इज ग्रेटर देन VC होता है, VV इज ग्रेटर देन VC। अब देखिए, चलिए गौर करते हैं। यहां पर क्वेश्चन पर मेरे पास जो चीज दी गई है वो मुझे लॉस दिया गया है, वोल्टेज पर दिया गया है, लॉस दिया गया, वोल्टेज पर दिया गया। यहाँ पर ना मुझे कंडक्टर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ना मुझे फ्रीक्वेंसी बतला रहा है, कुछ भी नहीं बतला रहा। सो मैं भी यहाँ पर कुछ भी प्रयोग नहीं करने वाला हूं। सो PL is directly proportional to V minus VC whole square। सीधे रखिए यहाँ पर PL2 डिवाइडेड बाई PL1 इज इक्वल टू V माइनस VC2 डिवाइडेड बाई V माइनस VC1 होल स्क्वायर, ठीक है। PL2 का वैल्यू आपको कितना दिया गया था, 100 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी थी, 25। सो इट इज V माइनस VC2 60 दिया गया है यहाँ पर, एंड डिवाइडेड बाई V माइनस 50, V माइनस 50 स्क्वायर, ठीक है। आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इट इज V माइनस 60 डिवाइडेड बाई V माइनस 50। सो इट इज 2V माइनस 100 इज इक्वल टू V माइनस 60, ठीक है। सो V इज इक्वल टू फाइनली 40 kV, ठीक है। वोल्टेज यहाँ पर आपको कितना मिल गया, ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ पर आपके पास 40 किलो वोल्ट है, ठीक है। क्योंकि आप 40 किलो वोल्ट से ऊपर पर काम कर रहे हैं तभी आपके लॉस हो रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि जब तक आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज VC के बराबर नहीं पहुंचता, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज के बराबर नहीं पहुंचता, तब तक आपके लॉसेस शुरू ही नहीं होते, तब तक कोरोना पावर लॉस कभी इनिशिएट ही नहीं करता है। नेक्स्ट वन, इफ अ ट्रांसफार्मर हैज अ लीडिंग पावर फैक्टर, अगर आपके ट्रांसफार्मर में लीडिंग पावर फैक्टर है देन वोल्टेज रेगुलेशन विल बी, देखो ध्यान दीजिए, लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होता है, लेकिन अब इन्होंने ना एग्जैक्ट पूछा कि क्या है। सो एक्सेप्शनल की अगर मैं बात करूं कि जो सिर्फ ये पहुंचा सकता है वो है निगेटिव, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लीडिंग पावर फैक्टर पर ये क्वालिटी है कि जो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन करवा सकता है, अदरवाइज किसी केस में ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और अब आपसे अगर मैं कहूं कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना पॉसिबल है, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना पॉसिबल है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स पर यूनिट, माइनस एक्स पर यूनिट आपके पास मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल होता है इनके हिसाब से ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट किसकी चलिए बात करते हैं कि फॉर द जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन स्पेसिफाई कर दिया है, तो फ्लक्स की हम सॉरी फाई की वैल्यू पता करते हैं, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए tan इनवर्स r अपॉन x के बराबर, ठीक है। या cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, cos फाई की वैल्यू होगी x अपॉन z के बराबर, ठीक है। दिस इज जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एंड फॉर द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन r, यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होता है, तो tan इनवर्स x अपॉन r, या cos फाई की वैल्यू होती है, cos फाई की वैल्यू होती है आर अपॉन जेड के बराबर। सर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अधिकतम आपका हो सकता है जेड पर यूनिट। 100% मत बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं होता कि आपने 100% बोल देना कि सर हम तो यही मानेंगे, ना भाई, अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन की जो पॉसिबिलिटी है वह जेड पर यूनिट की रहेगी। एडमिटेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, एडमिटेंस वाई इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन जेड, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंपीडेंस। किसका आपका रेसिप्रोकल रहेगा, तो ये इंपीडेंस का रेसिप्रोकल रहता है। अगला क्वेश्चन,
कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ बोटे गेन प्लॉट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन के एस divided by s plus 1 into s plus 2 between omega is equal to 1 to omega is equal to 10। कह रहा है कि इसके बीच में मुझे स्लोप बताइए। यहां पर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन स्पेसिफिक जगह पर पूछ रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा कि आप कहीं पर भी पता करके बता दीजिए। स्पेसिफिक रेंज पर पूछ रहा है। बोडे प्लॉट, चलो मैं आपके लिए पहले बोडे प्लॉट ड्रॉ करता हूं, फिर एडिशनल बातें आपसे मैं करूंगा। यहां पर आपको दिया गया है जीएस एचएस की वैल्यू, इट इज के एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 10। वैसे तो आपसे यहां पर बोला जाता है कि आप इसको टाइम डोमेन टाइम कांस्टेंट फॉर्म पर पुट करिए, ये करिए वो करिए, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं यहां पर करते हैं। हम सीधे यहां पर आपके लिए प्लॉट डिजाइन करते हैं। देखो मजेदार चीज देखिए, आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप चेक करते हैं तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स पर है, ऐसा नहीं कि रट्टा लगा दो। ठीक है, ये क्वालिटी होती है पीएसयू के पेपर में। अब देखिए, अगर आपको यहां पर करोगे तो इनिशिएट कैसे करेगा, एक तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म पर आप इसको ले आओगे। ठीक है, सो 20 लॉग के आप बनाएंगे। ठीक है, 20 लॉग के आप पहले पता करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि 20 लॉग के यहां पर आपका रहा होगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है आपका, एम से यहां डिनोट कर दिया। 20 लॉग के यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया। फिर देखिए, क्या यहाँ पर कोई पोल या जीरो ओरिजिन पर है? यस सर, ये है। देखिए आपका एक जीरो ओरिजिन पर है, तो एस है, तो इसका स्लोपिंग कितना होगा? 20 डीबी पर डिकेड का आपका स्लोपिंग होगा। 20 डीबी पर डिकेड का आपके पास स्लोपिंग आ गया, तो दिस इज प्लस 20 डीबी पर डिकेड की स्लोपिंग कहां तक जाएगी? तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक आपके पास जाएगी। फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक ये स्लोप आपका जाता है। अगर आप इसको चेंज करते, चलो मैं चेंज किए दे रहा हूं ना, so it is ks डिवाइडेड बाई, ये तो ऐसे ही रहा, यहां से आप 10 कॉमन ले लोगे, so it is 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, फाइनली आपके पास हो गया k बाई 10 इंटू एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 इंटू 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसके डिवाइडेड बाई 1 है, इसकी 10 हो गई। ठीक है, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 10। अब आपने देखा कि जो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो कहां पर है? आपके डिनोमिनेटर पर आपको मिल रहा है। डिनोमिनेटर पर स्लोप कितना होगा? इसका माइनस 20 डीबी पर डिकेड का स्लोप होगा, तो इसको ऐड कर दीजिए प्लस 20 से, तो ये अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक कितने का जाएगा? 0 डीबी पर डिकेड का स्लोप जाएगा। ठीक है, कितने का स्लोप रहेगा? 0 डीबी पर डिकेड का आपका स्लोप यहां पर रहेगा। सो ये आपको मिल गया। फिर आपने अब 10 पर पहुंच गए, 10 वाला स्लोपिंग कितना है? माइनस 20 का है, 0 पर ऐड कर दीजिए, सो इट इज माइनस 20। ये आपका कितना हो गया? दिस इज माइनस 20 डीबी पर डिकेड का स्लोप। ठीक है, तो यहां पर फाइनली आपके पास 1 से 10 तक का आपका स्लोपिंग कितना है? 1 से 10 तक की आपकी जो स्लोपिंग मिल रही है वह मिल रही है 0 डीबी पर डिकेड की, 0 डीबी पर डिकेड की। अब यहां पर गौर करने वाली बातें जरा देख लीजिए कि बोडे प्लॉट आपको क्या बताता है। बोडे प्लॉट हमको बताता है रिलेटिव स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन देता है। कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? रिलेटिव स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। बोडे प्लॉट में ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वह बोडे प्लॉट पर ही यूज होता है। ये देखिए 1 एंड 10 आपने यहाँ पर निकाली हुई है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर 2 प्लॉट्स होते हैं, एक आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है, एक आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है, जो अभी मैंने प्लॉट ड्रॉ किया है वह मैग्नीट्यूड प्लॉट है, और दूसरा है आपका फेज एंगल प्लॉट। ठीक है, दूसरा है फेज एंगल प्लॉट। ये दोनों के दोनों प्लॉट आपके बनाए जाते हैं सेमी लॉग पेपर पर। कहां पर बनाए जाएंगे? तो ये प्लॉट्स आपके ड्रॉ किए जाते हैं इन द सेमी लॉग पेपर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। अब which statement is incorrect in relation to Nyquist and Bode plot? Nyquist and Bode plot में कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है? जरा गौर करिएगा अच्छे से। नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। नाइक्विस्ट प्लॉट जो ड्रॉ किया जाता है वह आपका ओपन लूप सिस्टम का ड्रॉ किया जाता है, एंड इट टेल्स द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। और ये किसकी स्टेबिलिटी बताता है? तो ये क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी आपको बताता है, मतलब आपको बता देगा कि क्या राइट हैंड पोल है या नहीं है। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में ही आपके क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यहां पर ही क्रिटिकल पॉइंट कॉन्सेप्ट होता है। क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट हुआ करता है। क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या होता है? -1 + j, जीरो का कॉन्सेप्ट यहीं पर आपका हुआ करता है।
Next is relative stability can be assessed from the both Nyquist and Bode plot. Yes, it's again correct. ये दोनों प्लॉट जो है वह आपके रिलेटिव स्टेबिलिटी को बताते हैं, वह नाइक्विस्ट प्लॉट हो या बोडे प्लॉट हो, तो दोनों प्लॉट आपकी कौन सी स्टेबिलिटी बता रहे हैं? सो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी बता रहे हैं, करेक्ट बात है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि नाइक्विस्ट एनालिसिस यूजेस टू प्लॉट्स, वन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड अनदर फॉर द फेज एंगल। नहीं, जस्ट अभी आपको बताया था कि ये दोनों प्लॉट किस पर मिलते हैं, ये हमको प्राप्त होते हैं बोडे प्लॉट पर। तो यहां पर जो आंसर है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी, बोडे एनालिसिस यूजेस प्लॉट वन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड अनदर फॉर द फेज एंगल। यस, अगेन इट्स करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन, ये आपके करेक्ट ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स है ए बी एंड डी करेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी है। तो आंसर भी कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन सी। हॉट रिजर्व, ठीक है, हॉट रिजर्व क्या होते हैं? व्हाट इज द हॉट रिजर्व? ठीक है, हॉट रिजर्व क्या होते हैं? और रिजर्व जनरेटिंग स्टेशन आपका होता है, रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी होता है, जो कि सर्विस पर तो नहीं होता बट ऑपरेशन पर है। ठीक है, मतलब अगर आप चाहें, जब भी आप चाहें इसको ऑपरेशन पर ला सकते, ऑपरेशन पर है मतलब अब आप इसको सर्विस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टोर्ड है आपके पास ये चीजें। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूं, यहाँ पर ऐसा थोड़ा है कि आपको ऐसे ही छोड़ेंगे, आपके पास आपके लिए चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। हॉट रिजर्व, रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है, हॉट रिजर्व क्या है बच्चों? तो हॉट रिजर्व है रिजर्व कैपेसिटी अवेलेबल रेडी टू यूज है। देखो रेडी टू यूज है बट इट इज नॉट इन ऑपरेशन, सॉरी इट इज इन ऑपरेशन बट नॉट इन द सर्विस। मतलब ऑपरेटिंग कंडीशन पर तो है लेकिन सर्विस पे नहीं है, यूज नहीं कर रहा अभी मैं इसको। ठीक है, कोल्ड रिजर्व क्या है कि जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज अवेलेबल फॉर सर्विस, ये भी सर्विस के लिए अवेलेबल है बट ये रेडी नहीं है कि अगर आप सोचो ना कि तुरंत जाकर के आप इसकी सप्लाई कंटिन्यू कर लो, so it is not possible in the cold reserve. ठीक है, next is what is the spinning reserve? Reserve generating capacity that is connected to the bus and ready to take the load. ठीक है, ये कह रहा है कि रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी है, बिल्कुल बस से कनेक्टेड भी है और बिल्कुल रेडी है कि आप जब भी चाहे आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डंप पावर। व्हाट इज द डंप पावर? ये सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी पावर है, सरप्लस एक्स्ट्रा है आपके पास, that is in excess to existing local load requirement that is made available because of the over abundance of stored water in the hydroelectric power plant। ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स पर अवेलेबल है सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है जो डंप पे पड़ी हुई है, जो कि आपके जो कि लोकल लोड रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल आपका करा सकता है ये। In DC series motor, the ratio of back EMF to supply voltage indicates। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर पर कह रहे हैं कि जो रेशियो है ईबी डिवाइडेड बाय द सप्लाई वोल्टेज, वह किसको रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सबसे पहला काम क्या है कि आप डीसी सीरीज मोटर आप यहाँ पर ड्रॉ करिए। ठीक है, ये लीजिए मैंने आपके लिए बनाया, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जरूर गौर करिएगा, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि मोटर बनी है। ये देखिए डायरेक्शन अभी ठीक है फिर तो। ठीक है, दिस इज आर ए सी एंड दिस वन इज आवर ईबी एंड आर ए एंड दिस इज आवर पोलरिटी। ठीक है, सो ये बनाएगा, इन्होंने कहा कि मेरे पास जो ना रेशियो दिया गया है ईबी डिवाइडेड बाई सप्लाई वोल्टेज भी, तो मैंने क्या बोला कि जरा ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए। ठीक है, आई का मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं कुछ लॉसेस इग्नोर करूं, अगर मैं कुछ लॉसेस इग्नोर कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है? ईबी मल्टीप्लाई बाई आई इज द आउटपुट पावर। ठीक है, इट इज द आउटपुट पावर एंड वी मल्टीप्लाई बाई आई इज अवर इनपुट पावर। ठीक है, ये कैसा हो गया? ये तो सर इनपुट में आने वाली पावर है, सिर्फ करंट का मल्टीप्लीकेशन करने से, क्वेश्चन ने नहीं बोला था, मैंने कर लिया। ठीक है, सो ये क्या है सर? इट इज रिप्रेजेंटिंग इफिशियंसी, इट इज रिप्रेजेंटिंग इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ सब ये लीजिए, सिंपल सा प्रश्न था, काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर पोल डीसी मोटर इज अ लैप वाउंड विद 400 कंडक्टर्स, द पोल शू इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, पोल शू जो है 20 सेंटीमीटर लंबा है, एंड एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ओवर वन पोल पिच इज 0.4 टेस्ला, द आर्मेचर डायमीटर इज बीइंग 30 सेंटीमीटर, find the torque when the motor is drawing 25 एम्पियर एंड रनिंग एट 1500 आरपीएम। क्वेश्चन कह रहा है कि जरा मुझे टॉर्क बतला दीजिए। ठीक है, यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉर्क हमें आप बता दीजिए
किन सिचुएशंस पर टॉर्क बता दीजिए जिसमें आपका ये 25 एम्पियर की करंट ले रहा है, 1500 आरपीएम पर घूम रहा है, 400 कंडक्टर है, लैप कनेक्टेड है, 4 पोल्स है, पोल्स का साइज दिया गया है, फ्लक्स नहीं गिवन है। यहां पर एक दिक्कत है ना कि फ्लक्स नहीं दिए, तो अब मुझे फ्लक्स पता करना पड़ेगा। फ्लक्स पता करूं उससे पहले मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है के फाइव आई ए। के फाइव आई ए, व्हाट इज द के? सो के इज इक्वल टू पीजेड अपॉन 2 पाई ए, ये आपका कांस्टेंट होता है, इंटू फाइव इंटू आई ए। अब देखिए यहां पर मैं आपको गिवन दिखाता हूं क्या क्या दिया है। नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर 4 बताए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स जेड 400 बताए गए। ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लैब कनेक्टेड है, क्योंकि लैब कनेक्टेड है तो पी के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर आई ए की वैल्यू दी गई है 25 एम्पियर। ठीक है, फाई का वैल्यू यहां पर नहीं दिया था, तो मैं कहूंगा कि यहां पर फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द एरिया कर लूंगा। फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द एरिया। ठीक है, तो चलिए यहां से ही शुरू कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होती है यहां पर पोल्स के लिए? दिस इज इक्वल टू पाई डी एल डिवाइडेड बाई पी। पाई डी एल डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, तो सर क्या यहाँ पर डी और एल आपने डायमीटर दिया गया है? डायमीटर आप देखिए, इट इज 30 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ यहाँ पर बच्चों कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर दी गई है। पी नंबर ऑफ पोल्स आपके पास 4 ऑलरेडी अवेलेबल थे, सो पाई मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4। लेकिन यहाँ पर अभी एक मिस्टेक क्या कर दी थी कि मैंने सेंटीमीटर को नहीं सॉल्व किया था, तो एक बार पे ही सॉल्व कर देता हूँ। इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इट इज इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सो द वैल्यू इज 0.0471। ठीक है, यहाँ पर एरिया आपको कितना मिल गया? 0.0471, 0.047 एल। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव? तो आपको चूंकि फाइव पर इंटरेस्ट था, सो फाइव इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी आपको दी गई है 0.4 टेस्ला, 0.4 इंटू 0.0471। ये लीजिए, सीधे यहां पर आप लोग वैल्यूज रखिए और आंसर। तो पी का वैल्यू था 4, जेड है 400 डिवाइडेड बाई 2 पाई, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है 4 एंड फाई का वैल्यू था 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.0471 एंड आर्मेचर करंट वाज इक्वल टू द 25। यहां पर फाइनल आंसर इज 29.98 न्यूटन मीटर। ठीक है, 29.98 न्यूटन मीटर। ओवरऑल आप इसमें पा रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, यहां पर कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन अब पेपर तो पेपर है, करने ही पड़ेंगे आपको। इसके प्रैक्टिस करने से आपको रिसेंटली होने वाले एग्जाम्स में काफी फायदा मिलेगा। Next is, which of the following is the correct comments on the stability based on the unknown value of k? यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि जरा unknown value of जो k है, unknown k for the feedback system with characteristics equation this one। कह रहा है कि इसके k के लिए जरा मुझे बताइए कि कौन सा पॉइंट यहाँ पर करेक्ट होगा। k के लिए कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा? सो बच्चे कौन सा तरीका यूज करना है? आरएच क्राइटेरिया यूज करिए। ठीक है, आरएच क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे कि आरएच क्राइटेरिया मुझे अब्सोल्यूट प्लस रिलेटिव स्टेबिलिटी दोनों बताता है। ठीक है, क्या क्या बताता है? अब्सोल्यूट प्लस रिलेटिव स्टेबिलिटी, अब्सोल्यूट प्लस रिलेटिव स्टेबिलिटी दोनों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। स्टेबिलिटी, ओके, गुड वन। ठीक है, क्या सर ये कंडीशनल स्टेबिलिटी भी बताता है? यही बताता है कंडीशनल स्टेबिलिटी, ये बता देगा कि के की किस रेंज के लिए सिस्टम स्टेबल है या नहीं स्टेबल। मैं यहाँ पर सीधे आपके लिए राउट टेबल बनाऊंगा। ठीक है, एस की पावर 4, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस पावर 1 एंड एस की पावर 0। सो इट इज 1 1 एंड 5 एंड दिस इज अवर 2k 5। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कराइए, इसका इससे करा दीजिए, माइनस दिस वन। ठीक है, सो इट बिकम्स 2k माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2k एंड यहां पर हमने किया इट बिकम 5, इट बिकम्स 5। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर फिर से कराइए, मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, देखिए इसका सॉल्यूशन। सो इट इज 2k माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2k इंटू 5 माइनस 2k इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 2k माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2k। ठीक है, मैं सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख रहा हूं। सो इट इज 5 माइनस 10 20 20
के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k-5, ठीक है, देन 5। अब कह रहा है कि जरा चेक करिए कि के की किस रेंज के लिए, के की किन वैल्यूज के लिए सिस्टम स्टेबल हो सकता है, के की किस रेंज के लिए। तो देखो के सारे मान निकालिएगा, इधर से शुरू करिएगा, पहले ये फिर ये फिर ये। सो 2k इज ग्रेटर देन 0, के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आरएच क्राइटेरिया पर आपको पहला कॉलम देखना होता है, ये वाला जो कॉलम है ना, ठीक है, ये जो आपका कॉलम है, इसको पहले आपको चेक करना होता है। और इसमें क्या चेक करना है कि शुड हैव सेम साइन, यहाँ पर आपके सेम साइन अगर होंगे तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। सो मैं के का वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 कर रहा हूँ, उसका लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ पर जो पहला नंबर है जो ये आपका प्लस, ये 1 है, वो एक्चुअली प्लस की वैल्यू है, इस वजह से मैंने के ग्रेटर देन 0 कराया। फिर दूसरा मैंने चेक किया, हमने कहा चलो भाई ये भी चेक कर लेते हैं। तो 2k-5 डिवाइडेड बाई 2k इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या निकला, k इज ग्रेटर देन 2.5, ठीक है। अभी एक ने कहा था कि k का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि 2.5 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर बाय द वे मैंने 1 रख दिया तो देखो यहाँ पर अगर जैसे ही मैं 1 रखूंगा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पर आपके लिए दिक्कत हुई जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि 2.5 से बड़ा रखिए, हमने कहा चलो 3 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पर दिक्कत कैसे हो जाएगी। तो अगर मैं इस वाले केस में यहाँ पर 3 रखूं, तो इट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 3, ये हो गया 9, एंड 6 माइनस 1 से वैल्यू कैसे आ गई बेटा, ये निगेटिव वैल्यू आ गई। तो अगर आप चेक करोगे तो इसके लिए सबका डिफरेंट डिफरेंट निकल रहा है, इसका भी अलग निकलेगा। सो इट इज अनस्टेबल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ के। आप इसका किसी भी वैल्यू पर आप इसको चेक कर लीजिए, ये सारी की सारी वैल्यूज के लिए अनस्टेबल होने वाला है सिस्टम, ठीक है। आरएच क्राइटेरिया पर ही, आरएच क्राइटेरिया पर ही necessary but not sufficient condition, necessary but not sufficient condition is used here, ठीक है। यहां पर ही नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन यूज किए जाती है। एक था आपके पास बीबो कंडीशन, ठीक है, ये आपको सॉरी, ये बीबो तो मैं स्टेबिलिटी आपको बता दे रहा था। एक कंडीशन थी नो साइन चेंज, एक कंडीशन थी कि यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पर साइन चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा था नो मिसिंग टर्म, यहाँ पर आपका कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पर। अगर यह दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तभी आप स्टेबिलिटी चेक करते थे बाय द आरएच क्राइटेरिया, अदरवाइज आप नहीं चेक करते थे। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ इज अप्लाइड ऑन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नियम किस पर अप्लाई होता है भाई साहब, किरचॉफ करंट लॉ पर अप्लाई होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ कहां पर अप्लाई होता है, लेंज लॉ पर अप्लाई होता है। वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर भी ये अप्लाई रहेगा। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ इंटरपोल इन डीसी मशीन, डीसी पोल में डीसी पोल सॉरी इंटरपोल का क्या फंक्शन होता है डीसी मशीन पर, इंटरपोल का क्या फंक्शन होता है डीसी मशीन पर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सिंपल देखो, रिड्यूस लॉस नहीं, लॉस नहीं कम कराता, कंपनसेट फॉर एयर गैप वेरिएशन ना, रिड्यूस फील्ड वाइंडिंग हीटिंग ना, ये इंप्रूव करता है कम्यूटेशन को, ठीक है। ये बच्चे आपका क्या करता है, इंप्रूव करता है कम्यूटेशन, ठीक है। पहली बात तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरपोलर रीजन पर इफेक्टिव है। कहां पर है, इंटरपोलर रीजन पर यूज किया जाता है, एक बात है। मतलब इफेक्टिव इसका जो कार्य करने की जो जगह है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरपोलर रीजन पर है। ये भाई साहब आपके जो करेंगे, मैं आपको ये दिखाता हूं क्योंकि मैंने फिगर आपके लिए दे रखा है, ये देखिए पहले यहाँ पर चेक करिए, ये देखिए ये आपके इंटरपोल्स आपके बनाए गए हैं। ये इंटरपोल्स कहां पर लगे हुए हैं, बिटवीन द पोल्स आपके लगे होते हैं। ये कहां पर लगे होते हैं, तो ये बिटवीन द पोल्स आप लोग प्रयोग करते हैं इंटरपोल्स को। साइज स्मॉलर होता है, ठीक है, नैरो होते हैं, नैरो होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्पेसिफिक रेंज पर ही काम कर पाते हैं। जैसे ये देखिए सिर्फ इस रीजन पर आपका काम करेगा, ना कि पूरे पर। अब ये भी देखो इंटरपोल्स है, ठीक है, ये भी आपका इंटरपोल दिखा गया, तो ये इतने रीजन पर मात्र काम करेगा। दूसरा इसका नाम क्या होता है, तो इट्स नेम इज कम्यूटेशन पोल्स और कंपोल्स। क्या नाम है इसका, कम्यूटेशन अथवा कंपोल्स भी आप लोग इनको बोलते हैं। ये कैसे कनेक्ट होते हैं, तो ये कनेक्टेड होते हैं इन सीरीज ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड हुआ करते हैं। अब मैं आपको यहां पर ही बता देता हूं, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक तो इंटरपोलर रीजन पर आपका काम कर लेंगे, और ये जो पोल्स हैं
इट प्रोड्यूसेस फ्लक्स, ये आपका ना फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, सॉरी फ्लक्स तो प्रोड्यूस हो रहा है, इट प्रोड्यूसेस ईएमएफ, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा जिससे कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करा देगा यहाँ पर। दूसरा क्या करेगा, इट प्रोड्यूस, ये एडिशनल काम है इसका, इट प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन कम्यूटेटिंग कॉइल, जो कॉइल आपकी कम्यूटेट होने वाली है, ठीक है, जो कॉइल आपकी कम्यूटेट होने वाली है, कम्यूटेटिंग कॉइल पर आपका ये ईएमएफ इंड्यूस कराएगा। तो इट विल न्यूट्रलाइज, इट विल, और ये जो ईएमएफ उत्पन्न होगा ना वो कितना लगभग उत्पन्न करेगा, जितना कि रिएक्टेंस वोल्टेज आ रहा है। सो इट विल न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज रिएक्टेंस वोल्टेज, और कैसी पोलरिटी के साथ आएगा कि सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, रिएक्टेंस वोल्टेज के साथ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब उस कॉइल पर ना वोल्टेज नहीं बचेगा, उस कॉइल पर ईएमएफ क्या हो गया, यहां पर आपका रिजल्टेंट ईएमएफ इन कॉइल क्या करेगा, रिजल्टेंट ईएमएफ इन कॉइल इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ठीक है, रिजल्टेंट ईएमएफ आपकी कॉइल पर कितना हो गया, 0 हो गया। तो करंट इन कॉइल कितनी रह जाएगी, तो करंट इन कॉइल बिकम्स इक्वल टू 0 एम्पियर। तो यहां पर आपकी कॉइल पर करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चूंकि करंट अब आपकी उस कॉइल पर 0 हो चुकी है जो कि कम्यूटेट होने वाली है, जिसमें करंट का डायरेक्शन अब बदलने वाला है, तो आपको प्राप्त हो जाता है, सो वी गेट स्पार्कलेस कम्यूटेशन। हमें यहां पर बच्चों क्या मिल गया, स्पार्कलेस कम्यूटेशन हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये आपका मेन इसका जो काम था, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए चूज किया था। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि जनरेटर या मोटर के केस में पोलरिटी कैसी होगी। सो इंटरपोल्स की पोलरिटी कैसी होनी चाहिए, मेन पोल अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रहेगा जनरेटर के केस में, जबकि मोटर के केस में कैसा रहेगा, मेन पोल बिहाइंड इट, ठीक है, मतलब रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन पर जो पोलरिटी होगी उस पोलरिटी को फॉलो करेगा मोटर। in the given circuit R1 and R2, in the given circuit R1 and R2 आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है, ये आपको सॉरी R1 एंड RF आपको दिखाए गए हैं, इनकी वैल्यूज भी आपको दी गई है, दिस इज द वैल्यू। सो कह रहा है कि V नॉट की वैल्यू जरा पता करिए जब V1 का वैल्यू 2 वोल्ट हो, ठीक है, V1 का वैल्यू अगर आपका 2 वोल्ट है तो उस समय जरा मुझे V नॉट का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है, ये किस मोड पर काम कर रहा है, मैं आपको यहाँ पर और दिखा देता हूँ, दिस इज द माइनस साइन एंड दिस इज द प्लस साइन, ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपको बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सा केस दिया गया है, तो यहाँ पर केस गिवन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में V नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ आर एफ अपॉन R1। सो V नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एफ की वैल्यू है 500, आर एफ की वैल्यू थी 500 एंड R1 की वैल्यू थी 200 मल्टीप्लाई बाई वी आई या V1 की जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है, सो इट इज फाइनली -5 वोल्ट, कितना है, -5 वोल्ट। ओके, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑप एम्प में जो कनेक्शंस आपके होते हैं, ऑप एम्प के जो कनेक्शंस है वो कैसे हैं, इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग सप्लाई या आउटपुट जो भी है, ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें यहाँ पर आपकी रहती है कि इनपुट इंपीडेंस आइडियली इनफाइनाइट हो सकता है, होता है, जबकि प्रैक्टिकली 10⁶ ओम का होता है। आउटपुट इंपीडेंस Z0 0 100, वोल्टेज गेन आइडियली इनफाइनाइट है, प्रैक्टिकली वैल्यू 10⁶ है। बैंडविड्थ आइडियली इनफाइनाइट है, प्रैक्टिकली ये वैल्यू 10⁶ हर्ट्ज के। CMRR इनफाइनाइट है आइडियली, प्रैक्टिकली 10⁶ है। स्लीव रेट इनफाइनाइट आइडियली, प्रैक्टिकली 80 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट करंट आइडियली आपकी 0 है, जबकि प्रैक्टिकली ये वैल्यूज कैसी मिनिमम वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज find the meter constant if the energy meter is fed from the supply 230 volt 50 hertz supply having a load of 20 ampere for 2 hour at unity power factor meter make 1380 revolution in that period। भाई साहब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एनर्जी मीटर कांस्टेंट का क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रहा है कि मुझे बता दीजिए कि व्हाट इज द एनर्जी मीटर कांस्टेंट। तो इसका मात्रक देखो यार, इसका मात्रक सर, इसका मात्रक है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो आप यहां पर लिख लो ना, यहां पर रिवॉल्यूशन कितना दिया गया है, यहां पर रिवॉल्यूशन कितना है, तो 1380 रिवॉल्यूशन आपका कर रहा है, 1380
किलोवाट आवर। अरे एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करो, हो गया, झंझट ही खत्म। एनर्जी इज इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाइव मल्टीप्लाई बाई टाइम होल डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए, होल डिवाइडेड बाय द 1000 कर दीजिए, तो किलोवाट आवर पर आपका मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए पता कर लेते हैं। तो एनर्जी कितनी, वोल्टेज कितना दिया था, इट इज 230 मल्टीप्लाई बाय द करंट इज 20 एम्पियर। यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, किस पर, यूनिटी पावर फैक्टर पे। टाइम कितना है, कितने घंटे इसमें चल रहा है, तो 2 आवर। अगर मिनट या सेकंड पर होता ना तो डिवाइड करता मैं 60 या 3600 से। यहाँ पर डायरेक्टली आवर है तो नहीं डिवाइड कर रहा, मात्र डिवाइड कर रहा हूं 1000 से। तो आपके पास यहां पर जो एनर्जी आ रही है, दिस इज इक्वल टू 9.2 किलोवाट आवर, 9.2 किलोवाट आवर। So energy meter constant K is equal to, finally the value K is equal to, finally is 1380 divided by the 9.2। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, so it is 150 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। कितना है वैल्यू, 150 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। यहां पर आपके पास आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन कंट्रोल सिस्टम बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम रफली मीजर करें, रफली मीजर नहीं करेगा यार, जल्दी है। सो इट इज द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, वह फ्रीक्वेंसी जिस पर मैग्नीट्यूड आपके सिस्टम का यूनिटी हो जाता है कहलाता है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। The harmonic restraint relay is used as the protection of transformer having, हार्मोनिक रिस्ट्रेंट रिले का यूज आप लोग कहां पर करते हैं, तो इसका प्रयोग हम करते हैं लो फॉल्ट सेटिंग एट हाई ऑपरेटिंग स्पीड। ठीक है, कहां पर प्रयोग करेंगे, लो फॉल्ट सेटिंग एट हाई ऑपरेटिंग स्पीड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह जो आपका रिले है ना, दिस रिले इज दिस रिले is totally current operated relay. This relay is a totally current operated relay. So no need of potential transformer. ठीक है, no need of potential transformer. ओके, चलिए, तो यहां पर पीटी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट रहेगा। इन एन इंडक्टिव सर्किट, एक आपका इंडक्टिव सर्किट यहां पर दिया जा रहा है, having active power of 60 watt, having active power of 60 watt and reactive power of 80 VAR, calculate the power factor of circuit। ठीक है, यहां पर इस सर्किट का पावर फैक्टर पता करिए। ठीक है, सर्किट का पावर फैक्टर पता करिए, cos फाई पता करने के लिए बोल रहा है। तो cos फाई इज इक्वल टू होता है एक्टिव पावर की वैल्यू बेटा क्या है, लिखते किसे, पी से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय द अपरेंट पावर, डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर विच इज एस। तो चलो यहां पर गिवन क्या है, पी का वैल्यू दिया गया है 60 वाट एंड क्यू इज इक्वल टू 80 VAR। व्हाट इज द एस, so S is equal to under root P square plus Q square, so it is under root 60 square plus 80 square, value is 100 volt ampere, value is 100 volt ampere, so 60 divided by 100, मान कितना आ गया 0.6, ऑब्वियसली लैगिंग लोड ही रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हमने कर लिया, ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिएक्टेंस रिले इज नोन एज, अरे रिएक्टेंस रिले का टॉर्क इक्वेशन लिख दीजिए, सीधे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दिस इज K1I स्क्वायर माइनस K3 VI कॉस थीटा माइनस टाउ। ठीक है, K1I स्क्वायर माइनस K3 VI कॉस थीटा माइनस टाउ। चूंकि कॉस वाला फंक्शन निगेटिव है, इस वजह से ये डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट हो जाएगी। ठीक है, इट इज डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट एंड कैसी है, ओवर करंट रिले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले। किसके लिए प्रयोग करते हैं, यूज्ड फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, यूज्ड फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ऑल्सो फॉर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए भी इसी रिले का प्रयोग करते हैं।
कमेंट करके बताइएगा कि क्यों इस रिले का प्रयोग आप अर्थ फॉल्ट रिले के रूप में भी क्यों करते हैं, ठीक है, कैसे आप लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, if the PSM is 8, यहां पर क्या दिया है, PSM की वैल्यू 8 दी गई है, रिले सेटिंग 125% है, द CT रेशियो इज 400 by 1, then the value of fault current will be, then the value of fault current will be, कितनी फॉल्ट करंट यहां पर आपकी हो सकती है, टू मच इजी। पहले गिवन डेटा देख लीजिए, गिवन डेटा है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 8, रिले सेटिंग या करंट सेटिंग आप इसको बोल सकते हैं, 125% दिया गया है ना, तो मैं परसेंटेज को ब्रेक कर दूंगा, इट इज 1.25, इट इज 1.25। नेक्स्ट इज सीटी रेशियो, so सीटी रेशियो इज इक्वल टू 400 by 1, 400 by 1। So what is the formula of the plug setting multiplier? Plug setting multiplier is equal to fault current divided by current setting divided by current setting into CT secondary current multiply by CT ratio। So प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपके पास था 8, ठीक है, फॉल्ट करंट को IF से डिनोट कर दीजिए, करंट सेटिंग है 1.25, सीटी की सेकेंडरी करंट आपको 1 दिया गया है, एंड सीटी रेशियो 400 by 1। So finally your fault current is equal to 8 multiply by 1.25 multiply by 400, ठीक है। सो फाइनली आपके पास कितनी आ गई वैल्यू, दिस इज 4000 एम्पियर। यहां पर फॉल्ट करंट आपकी कितनी रहेगी, 4000 एम्पियर की फॉल्ट करंट पर ही रिले विल ऑपरेट। ACSR कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ, ACSR कंडक्टर नाम देख लीजिए, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, मतलब क्या है कि जो स्टील है ना वो आपका बीच में यूज होने वाला है, तो आउटर लेयर किससे बनी हुई है, ऑल आउटर लेयर्स आर मेड ऑफ द एल्यूमिनियम, किससे बनी हुई है, सारी की सारी आउटर लेयर एल्यूमिनियम से बनी हुई है। ACSR का प्रयोग आप कर सकते हैं अप टू 220 किलो वोल्ट, ACSR का प्रयोग कहां तक करते हैं, अप टू 220 किलो वोल्ट। फिर एक होता है एक्सपेंडेड ACSR, दूसरा कौन सा है, एक्सपेंडेड ACSR, इसका प्रयोग आप करिएगा मोर देन 220 किलो वोल्ट की सप्लाई पर, ठीक है, 220 किलो वोल्ट से ज्यादा की अगर आपको सप्लाई करनी है तो एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल सा ACSR कंडक्टर का यूज करेंगे अप टू 220 किलो वोल्ट। at t is equal to 0 plus, at t is equal to 0 plus, inductor with zero initial condition acts as a, t is equal to 0 plus पर inductor behaves like an open circuit, ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन ए और डी को रॉन्ग कर दीजिए, ओपन सर्किट विद करंट रिफ्लेक्टेड बैक या वोल्टेज रिफ्लेक्टेड बैक। भाई साहब एक बात बताओ, जब ओपन सर्किट होगा तो क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, सर करंट नहीं फ्लो होगी, मतलब है करंट रिफ्लेक्ट हो गई है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विद करंट रिफ्लेक्टेड बैक, विद करंट रिफ्लेक्टेड बैक। अब चाहो तो इसको ट्रांजिएंट इन पावर सिस्टम पर आप इसको चेक कर लीजिएगा, वहां पर ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन इस चीज का मिल जाएगा, इस चीज से जो रिलेटेड बातें हैं, अदरवाइज मिल तो जाएंगी ही कहीं ना कहीं आप लोगों को। चलो, और सर फाइनली आपका इंडक्टर कैसा व्यवहार करता है, फाइनली शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, या कह दीजिए कि करंट सोर्स की भांति व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द टाइम ऑफ ऑपरेशन of relay operating 5 ampere 2.2 second IDMT and having a relay setting of 125%, TMS is equal to 0.4, it is connected to a supply through a 400 by 5 ratio CT पर आपका कनेक्टेड है, कह रहा है कि फॉल्ट करंट इतनी है, तो जरा टाइम ऑफ ऑपरेशन मुझे बता दीजिए, ठीक है, टाइम ऑफ ऑपरेशन मुझे बताइए, टीएमएस यहां पर दिया गया है, देखिए टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग का फॉर्मूला होता है टी रिक्वायर्ड, दिस इज टी रिक्वायर्ड divided by time for TMS is equal to
वन, टाइम फॉर टीएमएस इज इक्वल टू वन। सो आपको जो चाहिए थी चीज, वह चाहिए टी रिक्वायर्ड। तो टी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग मल्टीप्लाई बाय टाइम फॉर टीएमएस इज इक्वल टू वन। इससे आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहां से मिल जाएगा। पर अब आपको पता करना है कि टीएमएस इज इक्वल टू वन के लिए समय कितना है। सो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालिए, और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर से जो आपको समय मिले वही टाइम बन जाएगा फॉर फर्स्ट टीएमएस के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या पता करिए, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय द current setting multiply by CT ratio into CT secondary current। ये लीजिए, ठीक है। तो फॉल्ट करंट आपकी कितनी होगी, तो फॉल्ट करंट आपकी दी गई होगी यार, कहीं तो दी गई होगी। ये देखिए, फॉल्ट करंट आपको 4000 दिया गया है। इट इज 4000 डिवाइडेड बाय करंट सेटिंग बच्चे कितनी दी गई है, 125% दी गई है। परसेंट पे मत रखिएगा इसको, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। इट इज 1.25 एंड सीटी रेशियो 400/5 दिया गया है। तो सेकेंडरी करंट कितनी बन गई, 5, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 8। वैल्यू कितनी आएगी, 8। अब जाकर के चेक करिए कि 8 के केस में टाइम कितना दिया है। तो 8 के केस में टाइम दिया 3.2 का। 8 के केस में आपके पास समय कितना है, 3.2 का। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। टीएमएस की वैल्यू आपके पास दी गई है 0.6 एंड टाइम फॉर टीएमएस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3.2। ठीक है, योर फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1.92 सेकेंड। ठीक है, आपको कितना समय चाहिए, 1.92 सेकेंड का आपको यहां पर समय चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसिडेंस लैंप आपको दिए गए हैं। टू इंसिडेंस लैंप ऑपरेटिंग 230 वोल्ट 100 वॉट एंड 230 वोल्ट 500 watt are connected in series। कनेक्शन ध्यान दीजिए, सीरीज पर है टू द मेन सप्लाई। द रिजल्ट व्हाट विल हैपन, कह रहे कि यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या रहेगा। रिजल्ट यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आप एक चीज चेक कर लीजिए, वोल्टेज रेटिंग दोनों की समान है क्या। आंसर इज यस सर। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग आपका एक समान है, कनेक्टेड है सीरीज में। कैसे कनेक्ट आपके किए गए होंगे, ऐसे आपके कनेक्ट किए गए होंगे। एग्जैक्ट आंसर नहीं दूंगा, सिर्फ आपको बेसिक्स के थ्रू आपको दे दूंगा। जैसे ये वैल्यू है आपकी 230 वोल्ट एंड 100 watt and this is 230 volt and 500 watt। तो एक बात तो कंफर्म होगी कि दोनों के रेजिस्टेंस आपके डिफरेंट होंगे, दोनों के रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे। करंट आपका समान फ्लो करेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कनेक्शन सीरीज है, दोनों कनेक्शन सीरीज है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन पर लो रेटिंग बल्ब ग्लो मोर। ठीक है, ये आपका ज्यादा अच्छा ग्लो करता है। जबकि पैरेलल के कनेक्शन पर हाई रेटिंग का मतलब मेरा पावर से है। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग तो समान होनी चाहिए। हाई रेटिंग बल्ब ग्लो मोर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तब के केस पर ही है जब आपका रेटिंग समान दी गई है। जैसे वोल्टेज की जो रेटिंग है वह समान है तब के लिए। अगर ये नहीं होगा तो I²R या V²/R का कॉन्सेप्ट आप लोग यूज कर लीजिएगा। तो कौन सा आंसर यहां पर करेक्ट करें, 100 वॉट विल ग्लो मोर ब्राइटर। ठीक है, ये आपका ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा अच्छे से ग्लो करेगा। अगला क्वेश्चन, पावर डिसिपेशन इज नेग्लेजिबल इन केस ऑफ। सबसे कम पावर डिसिपेशन कहां पर होता है, अरे सबसे कम होता है CMOS पर। ठीक है, ठीक है, किस पर होता है, सबसे कम CMOS पर होता है। साथ ही यहां पर एक चीज और अगर लिखना चाहूं तो इसकी नॉइज इम्यूनिटी जो होती है, हाई नॉइज इम्यूनिटी भी होती है, हाई नॉइज इम्यूनिटी भी आपके CMOS पर हुआ करती है। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ एक्स नॉर गेट हैविंग ए एंड बी। ये लो, यहां पर ये आपको एक्स नॉर मैंने दिखा दिया है। आपने दो इनपुट्स दिए गए हैं, ए एंड बी दिए हैं, आउटपुट ये आपका आ रहा है, जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं दिस इज इक्वल टू AB प्लस AB बार। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये लीजिए, यहीं पर आपके लिए ट्रुथ टेबल भी इसलिए प्रोवाइड कर दी है कि आप ट्रुथ टेबल भी देख लीजिएगा। ठीक है, द ZPFC जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स
कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लोडिंग द सिंक्रोनस जनरेटर यूजिंग। सिंक्रोनस जनरेटर से किसे लोड करना चाहिए अगर आपको जेपीएफसी चाहिए, तो लोड की जाता है सिंक्रोनस मोटर को। किससे किसे लोड करना है? सिंक्रोनस मोटर को आप यहां पर लोड करेंगे। द टाइप ऑफ फॉल्ट इन द सिस्टम हैविंग सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ आई जीरो दिया गया है, आई निगेटिव दिया है, आई पॉजिटिव दिया है। देखो, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट दिया है तो मतलब है कि लाइन टू लाइन तो नहीं होगी, ठीक है, लाइन टू लाइन नहीं होगी, ग्राउंडिंग कंफर्म हुई होगी। अब अगली बात चेक कर लीजिए कि क्या आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई नॉट है क्या? आपने कहा सर नहीं है, तो मतलब है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट नहीं है। अब एक काम करिए, आई वन प्लस आई टू प्लस आई नॉट जरा ऐड करिए, ठीक है, सो इट इज जे 1.5 माइनस जे वन माइनस जे 0.5, वैल्यू कितनी आ गई? शून्य आ गई। तो इसका मतलब ये कौन सी फॉल्ट है? ये किस पर होता है? दिस इज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। कौन सी फॉल्ट है बच्चे? ये डबल एल जी फॉल्ट है। ये कौन सी फॉल्ट हो जाएगी? सो इट इज योर डबल एल जी फॉल्ट, डबल एल जी फॉल्ट आपका, ठीक है। यहां पर जो सीक्वेंस नेटवर्क होते हैं, यहां पर सीक्वेंस नेटवर्क जो होता है वह कैसे कनेक्टेड होता है? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे बच्चों यहां पर कनेक्टेड रहेगा? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री फेज इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर, ठीक है, थ्री फेज इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर, द THD इज 4%, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन 4% है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज 4 एम्पियर, RMS वैल्यू ऑफ नेट हार्मोनिक करंट इज, RMS वैल्यू ऑफ नेट हार्मोनिक करंट कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD is equal to अंडर रूट वन अपॉन CDF करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, दिस वन। सो THD इज इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन, ठीक है, एंड करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर है, दिस इज I01 डिवाइडेड बाई IRMS का स्क्वायर माइनस वन। मैं यहां पर जानबूझ के आपके लिए माइनस वन इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है, करेक्ट प्रोसीजर नहीं है, पर मैं करके आपको लगभग आपको करेक्ट मान दे दूंगा। मैथ पर मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ इस वजह से ये कर रहा हूं, ठीक है। सो THD इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, दिस इज IRMS डिवाइडेड बाई I01 स्क्वायर, तो इससे यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो THD आपको कितना दिया गया है? दिस इज 0.04, ठीक है। अब अगली बात यहाँ ध्यान दीजिए, आपको क्या कह रहा है कि RMS वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, सो इट इज IRMS डिवाइडेड बाई I01, और क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दी गई वो 4% दी गई, तो मैक्सिमम दिया ना, तो आपको तो RMS आपको चाहिए ना, तो IRMS इज इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाई बाई I01, ठीक है, इट इज 4 डिवाइडेड बाई रूट टू, RMS आपका आ गया, ठीक है। फाइनल वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? इट इज 0.08 अंडर रूट टू, कितनी आ गई वैल्यू? 0.08 अंडर रूट टू आपके पास मान आ गया। ओके ओके, तो लॉट्स ऑफ थैंक यू, जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। इसका नेक्स्ट पार्ट अभी आपको तुरंत ही मिल जाएगा, ठीक है। आज यहाँ पर जो क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने आपको 50% क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 61 से लेकर के 122 और 120 तक का आपको नेक्स्ट वीडियो पर BHEL के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।